हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। दिस इज मैं अभिषेक साहू। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स का जो ऑफिशियल सैंपल पेपर सीबीएसई ने लॉन्च करा हुआ है, इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। ये सैंपल पेपर 2023 बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं इनके लिए एकदम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीबीएसई ने लॉन्च करा है तो हमें पता पड़ेगा कि सीबीएसई किस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकती है और क्या उनकी प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है, क्या पैटर्न है, ये सारी चीजें हमें समझ में आनी चाहिए। और एक और चीज अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे अभिषेक साहू सर फिजिक्स, तो आपको यहाँ पर क्विक नोट्स वगैरह मैं प्रोवाइड कराता रहता हूं, तो वो भी आपको मिल जाएगा। अगर आप सच में फिजिक्स में बहुत शानदार स्कोर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि भाई मैंने जो पढ़ के गया घर से और वैसे ही मुझे एज इट इज क्वेश्चन देखने को मिल जाए, तो भाई आपको जो सैंपल पेपर है इनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर तो एक ही होता है, इसके अलावा आपको मल्टीपल नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए जो एडुकार्ड का सैंपल पेपर है, इसके सभी पेपर्स प्रैक्टिस करें आप। इसके अंदर आपको 10 सैंपल पेपर मिल जाएंगे और ये 10 सैंपल पेपर इस चीज की गारंटी है कि आपको 50% से ज्यादा पेपर एज इट इज क्वेश्चंस देखे हुए मिलेंगे। इस चीज का प्रूफ है कि भाई लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था उसमें 40 to 50% जो पेपर है एज इट इज क्वेश्चन देखने को मिले थे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में। और इस एडुकार्ड के सैंपल पेपर में आपको क्या क्या मिलने वाला है भाई, एक तो ऑफिशियल सैंपल पेपर जो सीबीएसई ने इस बार लॉन्च करा हुआ है, दूसरा आपको 10 सैंपल पेपर मिलने वाले हैं, तीसरा आपको जो टॉपर रह चुके हैं उनके लिखने का तरीका क्या होने वाला है, शॉर्ट नोट्स जो है हर एक चैप्टर के ब्रीफ में आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको माइंड मैप मिल जाएगा जो कि बहुत जरूरी होता है एक स्टूडेंट के लिए। क्लियर है ना? तो अगर आप चाहते हैं कि आप फिजिक्स में बहुत शानदार स्कोर करें तो आप एडुकार्ड का ये जो सैंपल पेपर है, ये मेरा पर्सनल सजेशन है, इसको जरूर परचेज करें और प्रैक्टिस करें, क्योंकि जो हिस्ट्री कहती है हिस्ट्री से ही हिस्ट्री बनती है। तो हिस्ट्री यह है कि इनके सैंपल पेपर से आपको देखे हुए क्वेश्चन मिले हैं और मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू कूलाम लॉ क्या दिया हुआ है कि भाई अकॉर्डिंग टू कूलाम लॉ विच इज द करेक्ट रिलेशन फॉर फॉलोइंग फिगर। मतलब इस क्वेश्चन में सीबीएसई ने हमें फर्स्ट ये जो फिगर दे दिया और उसके बाद 4 ऑप्शन दे दिए और कहा है कि भाई इस फिगर को देख के बताओ कि इन चारों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो हमें इस फिगर में क्या दिखाई पड़ रहा है कि दो चार्जेस रखे हुए, एक चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज Q2 रखा हुआ है। और भाई ये जो Q1 और Q2 के बीच में क्या है, क्या अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है? Q1 और Q2 के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। अभी देखो हो क्या रहा है कि अट्रैक्शन फोर्स कब लगता है। अट्रैक्शन फोर्स जब लगता है जब एक चार्ज माइनस का हो जैसे Q1 और एक चार्ज प्लस का हो जैसे Q2। ठीक, तो आप ये देखेंगे दोनों चार्जेस का मल्टीप्लाई मतलब जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी माइनस Q1 Q2। अब जरा आप ये देखो कि नेगेटिव वैल्यू जो होती है, जो वैल्यू माइनस की होती है, ये वैल्यू कैसी है, ये वैल्यू 0 से छोटी है। ऑब्वियस सी बात है भाई, -3 इज लेस देन, या कहूं कि भाई इज स्मॉलर देन 0। सिंपल सी बात है ना। तो नेगेटिव वैल्यू कैसी है, छोटी। तो अट्रैक्शन वाला केस कब बनता है, ये अब बनता है अट्रैक्शन वाला केस जब दोनों चार्जेस कैसे हो, ऑपोजिट हो। लेकिन अब हमें समझना है कि जरूर थोड़ा ना कि यही एज इट इज क्वेश्चन आ जाए। अब हो सकता है क्वेश्चन ऐसे आ जाए आपके एग्जाम में कि रिपल्जन वाले केस की कंडीशन क्या बनेगी भाई। देखो रिपल्जन में क्या होता है, रिपल्जन में या तो एक चार्ज माइनस, दोनों चार्जेस माइनस के होंगे या दोनों चार्जेस प्लस के होंगे। तो प्रोडक्ट करने के बाद क्या हो जाएगा, Q1 Q2 प्लस का निकल के आएगा। और या दोनों माइनस के होंगे तब भी प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई कैसे निकल के आएगा, ये भी प्लस का निकल के आएगा, है कि नहीं। तो ये वाला केस जो हो जाता है, ये केस मतलब वैल्यू जब पॉजिटिव आती है तो पॉजिटिव वैल्यू होती है 0 से बड़ी। तो जब पूछा जाए रिपल्जन तो रिपल्जन का केस ये बनेगा, और जब पूछा जाए अट्रैक्शन तो भाई अट्रैक्शन का केस ऐसा बन रहा है, ये वैल्यू जो है नेगेटिव वैल्यू 0 से छोटी है। तो इस हिसाब से मतलब इस फिगर में अट्रैक्शन शो करा हुआ है, तो इस हिसाब से हम ये देखेंगे कि भाई कौन सा आंसर सही है। सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है, जबकि फर्स्ट वाला रिपल्सिव के लिए एकदम सुटेबल है। क्लियर? तो ये आपको फर्स्ट समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और सेकंड क्वेश्चन देखो, मिलते जुलते सारी चीजों को कवर करेंगे तभी आपको मजा आएगा और तभी मुझे भी मजा आएगा, है कि नहीं। कमेंट सेक्शन में आपका इंतजार करूंगा, कमेंट सेक्शन में जरूर से लिख के बताएंगे आप सारी चीजें। देखो जरा सेकंड क्वेश्चन में देखो सीबीएसई ने क्या पूछा हुआ है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल एट डिस्टेंस r फ्रॉम इट सेंटर इज v। मतलब कह रहा है कि एक्सिस देखो ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल, कह रहा है कि भाई हमारे पास एक डायपोल होगा, लेट्स से -q चार्ज यहां हो गया होगा और +q चार्ज यहां हो गया होगा।
ठीक, कह रहा है कि भाई इसी एक्सिस पर कहीं भी हमने एक पॉइंट मान लिया और उस पॉइंट का पोटेंशियल है V, हमने कह दिया ठीक है ये एक्सिस पर है ना, ऑन द एक्सिस बोल रहा है तो एक्सियल पॉइंट होगा। अब उसने क्या बोला कि देन पोटेंशियल एट ए पॉइंट एट द सेम डिस्टेंस ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट। तो भाई अगर ये डिस्टेंस r डिस्टेंस पे है सेंटर से, तो कह रहा है सेम डिस्टेंस पर आपको बताना है कि भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा ऑन इक्वेटोरियल लाइन। तो आंसर रखो, इक्वेटोरियल लाइन पे किसी भी पॉइंट पर अगर पोटेंशियल हमें निकालना होता है तो पोटेंशियल क्या होता है, जीरो, क्योंकि इक्वेटोरियल लाइन से ये पॉइंट सेंटर पे आएगा, है कि नहीं, मतलब बराबर डिस्टेंस पे आएगा। तो जितनी डिस्टेंस यहां से उतनी डिस्टेंस यहां से, जितना पोटेंशियल नेगेटिव ने बनाया उतना ही पोटेंशियल पॉजिटिव ने बनाया, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या आ गया, जीरो। तो भाई इसका आंसर क्या हो गया, जीरो। अब यहां पर मैं आपको प्लस पॉइंट देके जाता हूं। प्लस पॉइंट यह है कि आपको ध्यान रखना है कि पोटेंशियल और कहां जीरो होता है, तो याद रखिए ऑन द सेंटर ऑफ डायपोल, ऑन द सेंटर ऑफ डायपोल या ऑन द मिड पॉइंट ऑफ डायपोल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होता है। ठीक है, ये आप इसको ध्यान रखेंगे भाई, ऐसा भी क्वेश्चन एक नंबर में पूछा जा सकता है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द टेम्परेचर T डिपेंडेंसी ऑन द रेजिस्टिविटी of a material capital A and material capital B is represented by two figures respectively. Identify material A and material B. देखो बहुत सिंपल सी बात है कि यहां पर आपको बताया जा रहा है कि दो फिगर हैं, ये दो ग्राफ बना के दे दिए। ये ग्राफ है रेजिस्टिविटी मतलब रो और टेम्परेचर मतलब T के बीच में। आपसे रिलेशन पूछा जा रहा है, तो ये क्वेश्चन आप जब आसानी से सॉल्व कर सकते हैं जब आपको टेम्परेचर डिपेंडेंसी पता हो, कौन से मटेरियल के टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कौन से मटेरियल के साथ क्या होगा। तो देखो यहां पर सबसे पहले मैं वही कह रहा हूं कि आपको मिलते जुलते कॉन्सेप्ट भी साथ में निपटाने हैं, क्योंकि सीबीएसई एज इट इज क्वेश्चन पूछ ले ये जरूरी तो नहीं है कि नहीं कि भाई यही क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन इसमें चेंज करके दूसरे मटेरियल के लिए जरूर पूछ सकता है। तो याद रखो कि भाई टेम्परेचर बढ़ाने से, टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो जो मेटल होते हैं या जो कंडक्टर होते हैं उनका जो रेजिस्टिविटी है, मतलब जो रेजिस्टेंस, जो रुकावट है करंट की, ये बढ़ जाती है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है किसमें, कंडक्टर के अंदर। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी, ये किसका हो गया भाई, ये हो गया कंडक्टर का। हाँ, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंडक्टर की रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी। कैसे समझते हैं आगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फिर अलॉय की रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, जबकि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रोलाइट मतलब केमिकल की रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी। मैं यहां पर लिख भी देता हूं कि भाई ये किस किस के लिए है, यहां पे रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल एरिया, रेजिस्टिविटी लिखा है मैंने, ठीक है, रेजिस्टिविटी को बताया मैंने इस वाले ब्लॉक में। क्लियर, तो देखिए जरा अभी आपको समझना है कि रेजिस्टिविटी जो किसकी है, टेम्परेचर बढ़ाने से इसकी रेजिस्टिविटी बढ़ रही है, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक, सॉरी इस तरीके से बनेगा, ऊपर की साइड जाएगा, चाहे लीनियर तो नहीं जाएगा, क्योंकि हर एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है रेजिस्टिविटी एक अलग ही रेशियो में बढ़ने लगती है। क्लियर नाउ, अभी देखिए सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो है रेजिस्टिविटी कम होगी, तो ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक, टेम्परेचर और अलॉय में क्या होता है, अलॉय में एक सर्टेन पॉइंट तक तो रेजिस्टिविटी नहीं बढ़ती, हाँ, लेकिन उसके बाद रेजिस्टिविटी बढ़ती है, वो भी बहुत कम, तो ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता है। ऐसा दिखाई पड़ रहा है, कैसा बनता है अलॉय के लिए बनता है कुछ इस तरीके का, ये बहुत ज्यादा स्लोप इसमें नहीं होता। क्लियर नाउ, ठीक, इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैसा बनता है, तो इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी बनता है ऐसा, जैसे सेमीकंडक्टर का होता है वैसे इलेक्ट्रोलाइट का होता है, क्योंकि इसमें भी इनवर्स रिलेशन है ना। नाउ अभी आपको समझना है कि सेमीकंडक्टर में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाते हो तो सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं होते, तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, रैंडम मोशन होता है, वाइब्रेशन होता है, एनर्जी मिलने से सेमीकंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो जाते हैं और तब करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है। इसका मतलब है कि लो टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर में रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, उसमें करंट फ्लो नहीं हो पाता। जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तब जाकर के इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं और तब जाकर के उसमें करंट फ्लो होता है। तो हम ऐसा बोलते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है लेकिन रेजिस्टिविटी घट जाती है। तो भाई यहां पर आप ये देखो, तो पहला वाला जो ग्राफ है ये सेमीकंडक्टर के लिए है और दूसरा वाला जो ग्राफ है टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ रही है, ये कंडक्टर के लिए है। अलॉय के लिए होता
तो कुछ ऐसा बनता, ऐसा। ठीक, चलिए नाउ ध्यान देंगे जरा। तो यहां पर देखो सेमीकंडक्टर में बड़ा ही कॉमन सा और फेमस सा जो सेमीकंडक्टर है ये सिलिकॉन या जर्मेनियम होते हैं, और इस ग्राफ में मतलब इस ऑप्शंस में हमें जर्मेनियम दिया हुआ है, और कंडक्टर में तो आपको कॉपर पता है। तो यहां पर जो पहला वाला जो मटेरियल है ये जर्मेनियम है, क्योंकि ऑप्शन में नाम लिख के दिया है सेमीकंडक्टर का, और दूसरा वाला कॉपर मतलब मेटल है या कंडक्टर। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए भाई थर्ड क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ये बढ़िया क्वेश्चन है। देखो यहां पर क्या दिया हुआ है, थर्ड है ना, फोर्थ क्वेश्चन है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मुझे जरूर से बताना। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, टू कॉन्सेंट्रिक कोप्लेनर सर्कुलर लूप। यहां पे देखो आपको दोनों बातों पर ध्यान देना। कॉन्सेंट्रिक तो ज्यादा बच्चे ध्यान दे लेते हैं, लेकिन कोप्लेनर पे ध्यान नहीं देंगे तो फिर आंसर गलत हो जाएगा। ठीक, क्योंकि इसमें कोप्लेनर है तो अपनी जो है कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, लेकिन अगर ये परपेंडिकुलर होते ना तो थोड़ी सी आपको दिमाग लगाना होता है, नहीं तो आप जो ध्यान ना करें और जो है सिर्फ एक शब्द का डिफरेंस हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़े। इसमें क्या लिखा हुआ है, कोप्लेनर मतलब दो हमारे पास एक सर्कुलर लूप है P और Q। तो मैंने क्या किया कि भाई एक लूप बनाया, कॉन्सेंटर का मतलब दोनों का सेंटर क्या होगा, सेम। तो भाई इस लूप का नाम हमने दे दिया P, और एक लूप है Q, तो हमने नाम दिया भाई इसकी रेडियस हो गई, ये बाहर वाले की रेडियस हो गई R1 और अंदर वाले की रेडियस हो गई R2। आगे हमने पढ़ा कि भाई जो लूप Q है इसमें 9 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो जो Q लूप है इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, देखो जरा Q लूप में 9 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो हमने कहा कि 9 एम्पियर करंट इसमें फ्लो हो रहा है, बना देते हैं। कौन सी डायरेक्शन में, इन एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इस डायरेक्शन में 9 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है इसमें। ठीक है सर, और आगे समझाओ। बिल्कुल, तो 9 एम्पियर करंट मैंने इसके अंदर बना दिया। ठीक, क्योंकि मैं आपको एक चीज बता दूं कि भाई ये देखो P, ये फर्स्ट हम इसको नाम दे देते हैं फर्स्ट वाला लूप, और अंदर वाले को हम नाम दे देंगे सेकंड वाला लूप। ध्यान रखेंगे, अंदर वाले को सेकंड वाला लूप। नाउ अब देखो क्या दिया जा रहा है क्वेश्चन में, क्या पूछ रहा है, फॉर मैग्नेटिक फील्ड टू बी जीरो एट द कॉमन सेंटर लूप P मस्ट कैरी। देखो क्या कहा जा रहा है कि यदि अगर आप सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड को जीरो करना चाहते हैं तो इस P वाले लूप में कितना करंट और किस डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास एक लूप है तो इस लूप के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी स्ट्रेट होंगी। कैसे होंगी, स्ट्रेट, क्योंकि देखो ऐसे निकल के आएंगे तो सेंटर से स्ट्रेट, यहां से स्ट्रेट, और यहां पे करंट यहां से स्ट्रेट, यहां से स्ट्रेट, मतलब करंट कैसे फ्लो हो रहा हो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेंटर पे होंगी स्ट्रेट। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, राइट हैंड कर्ल रूल से निकाल लेते हो। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में फिंगर्स को रखोगे, और थंब जिस डायरेक्शन में जाएगा उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन पॉइंट कर रही होंगी। तो इसके हिसाब से हम ये देखें तो जो क्यू करंट के कारण या क्यू लूप के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये बाहर की साइड है। किस साइड है, बाहर की साइड है। क्यू के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस साइड है, बाहर की साइड। ठीक, तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को जीरो करना चाहते हैं तो इस वाली मैग्नेटिक फील्ड को ये P की मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल करेगी, तभी तो हो पाएगा। मतलब P की मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड होना चाहिए, ऑपोजिट डायरेक्शन में। और ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए इस P वाले कॉइल में ऑपोजिट करंट मतलब क्लॉकवाइज करंट फ्लो होना चाहिए, क्लॉकवाइज करंट फ्लो होना चाहिए। तो इसका मतलब ये होगा कि एक चीज तो हमें पता पड़ गई कि मैग्नेटिक फील्ड जीरो होने के लिए यहां पर क्लॉकवाइज करंट फ्लो होना चाहिए। तो इस हिसाब से हम ये देखें तो या तो फर्स्ट वाले में क्लॉकवाइज दिया है या फोर्थ वाले में, तो फर्स्ट और फोर्थ में से कोई इसका करेक्ट आंसर होगा। अब वैल्यू कितनी है ये हम समझ लेते हैं। हमें निकालना है कि P में कितना करंट फ्लो हो रहा होगा। बाहर P को हमने माना कॉइल 1 और Q को हमने माना कॉइल 2। देखिए अब एक्चुअल में क्या होता है कि यहां पर एक और चीज दी हुई है कि जो रेशियो है रेडियस का, किसका भाई, P की और R की जो रेडियस है वो हम ऐसे मान लेते हैं कि P की रेडियस को हम नाम दे दिया R1, तो R1 बाय R2 जो दिया हुआ है कितना है 2:3, मतलब 2/3। तो यहां से हम R1 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं 2/3 R2। जरूरत पड़ने पर हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। एक बात, अच्छा आप मुझे एक बात बताओ कि सेंटर पे अगर मैग्नेटिक फील्ड जीरो करनी है तो जीरो कब हो पाएंगी, जब इक्वल एंड ऑपोजिट हो। ऑपोजिट तो जब होगी जब ऑपोजिट करंट फ्लो होगा। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है, वैल्यू है, ये कैसी होना चाहिए, इक्वल। ठीक, तो B1 इज इक्वल टू B2 होना चाहिए। अब क्योंकि मैग्नेट ये सर्कुलर कॉइल है और कॉइल के सेंटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, तो कितनी होती है, μ0 I/2R। ये होता है मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। अब
P के लिए हमने माना I1 करंट और इसके लिए हमने माना रेडियस R1। म्यू नॉट I1 और इसके बाद हम लिख दिया I2 और अपॉन में क्या लिख दिया 2R2। अब देखिए जरा, क्योंकि भाई फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I अपॉन 2R, होता है कि नहीं होता? होता है ना। हाँ देखिए जरा, तो I म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। अब आप ये देखो I2 की वैल्यू हमें पता है, तो I1, तो हमने क्या किया कि भाई I1 जो है इसकी जगह हमने I1 लिखा, क्योंकि हमें निकालना है फर्स्ट वाली कॉइल में कितना करंट फ्लो होगा, I1 अपॉन R1 की वैल्यू कितनी कर दी, R1 की वैल्यू कर दी 2/3 R2 I2 अपॉन R2 की वैल्यू कितनी कर दी, R2 की, देखिए जरा R2 की जगह R2। तो यहां पर आप ये देखेंगे कि R2 से R2 कैंसल, तो अच्छा, और I2 की वैल्यू हमें यहां पर 9 एंपियर भी तो दी हुई है, तो हम इसकी जगह 9 एंपियर भी लिख देंगे। तो हमने ये लिख दिया 9 एंपियर या सिंपल 9। तो आप यहां से I1 की वैल्यू कितनी निकाल सकते हैं, 9 इंटू 2/3, ये 2/3 पहुंच गया ऊपर कुछ इस तरीके से, ये कैंसल, 3 बचेगा। तो I1 की वैल्यू कितनी आ गई, 6 एंपियर। कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो 6 एंपियर इन क्लॉकवाइज, फोर्थ वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बताइए जरा, क्लियर है? फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़े सर, चलिए बहुत बढ़िया। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर हम 7 पे आ जाते हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो मिल रहा है वो कुछ इस तरीके से है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5, इस पे पेज नंबर 7 था, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए जरा। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया का, जिसकी रेडियस है A, जिसमें I करंट फ्लो हो रहा है, और ये करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है अक्रॉस इट्स क्रॉस सेक्शन, मतलब पूरे वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है यूनिफॉर्मली, हाँ पूरे क्रॉस सेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो में निकालना है, A/2 above the surface and A/2 below the surface, A/2 above the surface, A/2 below the surface। क्लियर है? बात समझ में आ रही है ना? चलिए भाई, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कह रहा है, जो मैं इसको ड्रॉ कर ले रहा हूं सबसे पहले, कि ये मेरे पास एक क्या है, ये मेरे पास एक सर्कुलर, या मैं कहूं कि ये मेरे पास एक कंडक्टर है या वायर है। क्लियर है? और इस वायर की जो रेडियस जो दी हुई है, ये दी है A, चलिए ये दी है A। क्लियर नाउ, और इस वायर में जो करंट I फ्लो हो रहा है, ये इस पूरे वायर से यहां पे लिखा है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब पूरे वायर में अंदर बाहर सब, मतलब यहां पे इस पूरे क्रॉस सेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है I। ठीक, आधे की बात करेंगे तो कुछ कम हो जाएगा, इतने की बात करें तो कुछ कम हो जाएगा, मतलब पूरे से फ्लो हो रहा है I करंट। चलिए, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, इससे इस सरफेस से A/2 डिस्टेंस बाहर कितनी बन रही होगी, और इस सरफेस से A/2 डिस्टेंस अंदर कितनी बन रही होगी, ये आपको कैलकुलेट करना है। बताइए जरा, थोड़ा सा अच्छे से लिख दूं मैं यहां पे, A/2 अंदर कितनी बन रही होगी, ये आपको कैलकुलेट करना है। चलिए, तो क्या करेंगे अभी, सबसे पहले ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एम्पियर सर्कुलर लॉ की हेल्प लेंगे, क्योंकि किसी भी कंडक्टर के अराउंड, किसी पर्टिकुलर सर्कमफेरेंस के अराउंड अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होती है, तो वहां पर एम्पियर सर्कुलर लॉ लगता है। और एम्पियर सर्कुलर लॉ का जो फाइनल स्टेप होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि उसका जो कंडीशन बनती है, दैट इज B इंटू L इज इक्वल टू, देखो एक्चुअल में डेरिवेशन पूरा होता है, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू IE क्या है, IE होता है करंट एनक्लोज्ड। क्या होता है कि इस एम्पिरियन लूप, जैसे गॉस लूप, मतलब गॉसियन सरफेस बनाते थे ना, ऐसे बनाते हैं एम्पिरियन लूप। तो इस एम्पिरियन लूप के अंदर कितना करंट एनक्लोज होगा, उस करंट एनक्लोज की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे। देखिए जरा, तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखो। तो सबसे पहला काम है हमारा कि हम क्या करें कि मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड निकाल लें, कि A/2 बाहर कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें इस पॉइंट से एक मैग्नेटिक, इस पॉइंट से हमें एक एम्पिरियन लूप बनाना पड़ेगा। अगर मुझे यहां पे इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड बनानी है, तो इस जगह से एक एम्पिरियन लूप निकालूंगा। समझ में आई बात? चलिए भाई, तो अभी हम ये देखेंगे, सबसे पहला काम हमारा ये है कि इसको फाइनली सॉल्व करने के बाद कुछ ऐसा निकल के आता है। देखो, आखिरी स्टेप जो डेरिवेशंस वगैरह का होता है वो कुछ इस तरह से होता है, B इंटू DL का इंटीग्रेशन हो जाता है L। तो मैं L को लिख देता हूं लेंथ,
ठीक, और ये है म्यू नॉट इंटू आई, आई का मतलब है करंट एनक्लोज। नाउ अभी देखिए जरा, तो बी इंटू लेंथ क्या होती है 2 पाई इंटू रेडियस, 2 पाई इंटू रेडियस। अब रेडियस देखो यहां से लेके यहां तक की टोटल रेडियस कितनी हो जाएगी भाई, किसी आप लूप को ओपन करेंगे तो कितनी रेडियस निकल के आएगी, सरकमफेरेंस सर्कल मतलब 2 पाई इंटू रेडियस, और रेडियस कितनी हो गई देखो a प्लस ए बाई टू, तो 3a/2, 3a/2 ये क्या हो गई रेडियस इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू, देखिए जरा कितना करंट एनक्लोज करा है इस पूरे लूप के अंदर, कितना करंट है, अगर लूप यहां से बनाया तो इस लूप के अंदर कितना करंट है, पूरा आई करंट इस लूप के अंदर ही है, ये लूप है, ये कंडक्टर है और ये लूप है, तो पूरा आई करंट इस लूप के अंदर ही है ना। चलिए भाई, तो ये आपके पास हो गया आई, ओनली आई। ठीक, नाउ ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा b इंटू 3 पाई a इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। ठीक, चलिए अब मैं एक काम कर देता हूं कि भाई इसको मैंने नाम दे दिया, लेट से बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको मैंने नाम दे दिया बी आउटसाइड। ठीक, और इसको नाम दे दिया बी इनसाइड। चलिए तो मैं यहां पे लिख देता हूं आउटसाइड या सिंपल ओ, ये ओ और ये ओ। क्लियर है। नाउ देखिए जरा, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई और इस इक्वेशन को मैं यहां पे लिख लूंगा। अब देखो नेक्स्ट जो हमारे पास टास्क है वो कुछ इस तरीके से है कि भाई फिर से फॉर्मूला बनेगा इनसाइड के लिए, इनसाइड में यहां पे हेडिंग बना देता हूं और यहां पर देखिए जरा फिर से कंडीशन बनेगी बी इंटू देखो जरा लेंथ, तो लेंथ के लिए सरकमफेरेंस और सर्कल, लेकिन इस बार हमें मैग्नेटिक फील्ड कहां निकालनी है, बिलो इट सरफेस मतलब सरफेस के अंदर, तो इस बार एम्पिरियन लूप यहां से बनेगा a/2। देखो एक्चुअल में क्या है कि a बाय टोटल रेडियस कितनी है a, टोटल रेडियस कितनी है जरा बताओ जरा, टोटल रेडियस कितनी है, टोटल रेडियस है a। क्लियर है। ठीक, तो कहा है कि a/2 अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी, मतलब इस पॉइंट पे निकालनी है। बात समझ पा रही है। तो अगर ये a/2 है तो इस रेडियस की आधी बाकी कितनी बचेगी a/2, तो यहां पे जो एम्पिरियन लूप बनेगा ये a/2 रेडियस वाला बनेगा। समझ में आई, क्योंकि टोटल रेडियस है a और a/2 अंदर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो यहां पर रेडियस कितनी हो गई, तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू लेंथ हम करेंगे इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ई। क्लियर है। नाउ तो आप ये देखो b इंटू लेंथ का फॉर्मूला 2 पाई इंटू रेडियस, और रेडियस कितनी है a/2, रेडियस किसकी, एम्पिरियन लूप की। इस लूप के अंदर कितना करंट है ये हमें पता है क्या, तो ये हमें पता नहीं है, तो मैंने यहां पे लिख दिया करंट एनक्लोज। तो b इंटू पाई a या b इंटू ये कहां पर है, ये है बी इनसाइड, तो बी इनसाइड इंटू पाई ए इज इक्वल टू क्या है म्यू नॉट इंटू आई, तो म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज। ये कितना करंट है ये हमें नहीं पता, तो पहले हम एक काम करेंगे करंट एनक्लोज मतलब आई एनक्लोज की वैल्यू निकालेंगे, और ये वैल्यू कैसे निकालेंगे जरा चेक करना। तो देखो हमें पता है कि पूरा जो करंट फ्लो हो रहा है ये पूरे एरिया क्रॉस सेक्शन से फ्लो हो रहा है ना, जिसकी रेडियस कितनी है, जिसकी रेडियस है a, तो इसका मतलब है कि पूरे एरिया से, इस पूरे एरिया से पाई a स्क्वायर से आई एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो 1 यूनिट से कितना एम्पियर करंट फ्लो होगा, ये देख ये कितना करंट फ्लो होगा आई अपॉन पाई a स्क्वायर। ठीक, इसके बाद आपको समझना है कि भाई 1 यूनिट से इतना करंट फ्लो होगा तो करंट थ्रू 2 यूनिट कितना हो जाएगा। भाई देखो अगर मुझे 1 ग्राम का भाव पता है कि भाई 1 किलो टमाटर, 1 किलो टमाटर आते हैं भाई 10 रुपए के, तो आप मुझे बताइए 3 केजी टमाटर कितने के आएंगे, तो 3 का इंटू आपने यहां पर करा, तो 3 का इंटू आपने यहां कर दिया, मतलब 30 के आएंगे। हाँ 4 किलो कितने के आएंगे, तो यहां पे भी आपने जो है 4 का इंटू किया 4 केजी, और यहां पे भी 4 का इंटू कर दिया, समझे, तो 40 के आ जाएंगे। यही चीज अपन जानते हैं। तो इसी तरह से मैं बोल सकता हूं, इसी तरीके से मैं बोल सकता हूं कि भाई करंट थ्रू जो है 1 यूनिट इतना हो रहा है, तो करंट थ्रू देखो अब हमें निकालना है कि a/2 रेडियस से कितना करंट फ्लो होगा, तो पाई r स्क्वायर मतलब पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, तो रेडियस का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो करंट थ्रू मैं ऐसे बोलूंगा a/2 रेडियस। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं कि भाई पाई a स्क्वायर बाय 4 से कितना करंट फ्लो होगा, तो आपने यहां पर क्या किया कि भाई यहां पे लिख दिया ऐसे इक्वल टू में 1 यूनिट कितनी है आई अपॉन पाई a स्क्वायर इंटू
पाई ए स्क्वायर बाय 4, मतलब हमें यही तो निकालना है। आप यहां पे लिख सकते हैं कि पाई ए स्क्वायर बाय 4 एरिया से कितना करंट फ्लो होगा। तो यहां से आप ये देखेंगे कि आई बाय 4 बच रहा है। क्या बच रहा है? आई बाय 4। तो करंट एनक्लोज्ड कितना आ गया? आई बाय 4। कितना आ गया? आई बाय 4 बस। हालांकि इसमें कोई बड़ी बात नहीं, आप डायरेक्ट जो है इसको एक स्टेप में कर सकते हो रफ में ले जाके, लेकिन ये मैंने समझाने के लिए आपको इतना इसको बढ़ा दिया ना। अब देखिए, तो बी, देखिए बी इनसाइड इंटू पाई ए इंटू म्यू ए, बी इनसाइड इंटू पाई इंटू इज इक्वल टू म्यू, आई ई की जगह कितना आ जाएगा? आई बाय 4। तो ये बन गई आपकी सेकंड इक्वेशन। मैं डिवाइड कर दूं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2। तो अगर मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे मिल जाएगा बी आउटसाइड, या बी आउटसाइड इंटू 3 पाई ए इज इक्वल, फर्स्ट इक्वेशन ये थी मेरे पास म्यू नॉट आई, और सेकंड इक्वेशन ये है मेरे पास म्यू बी इनसाइड इंटू पाई ए इज अपॉन में आ जाएगा म्यू नॉट आई बाय 4। देखो फर्स्ट इक्वेशन यही थी ना, बी नॉट, ये देखो ये है। बात समझ में आ रही है ना? चलिए, तो अभी हम क्या करेंगे? कैंसिल वैंसिल करेंगे इसको। तो कैंसिल करेंगे तो ये पाई ए से पाई ए कैंसिल हो जाएगा, और 3 और म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, आई से आई। तो आप यहां पे देखेंगे बी नॉट, या कलर चेंज कर लें, तो बी नॉट अपॉन बी इनसाइड, मतलब बी आउटसाइड अपॉन बी इनसाइड, ये इनटू में 3 है, और ये 4 जंप करके ऊपर पहुंच जाएगा तो 4। तो बी नॉट या बी आउटसाइड अपॉन बी इनसाइड जो होगा दैट विल बी 4, और 3 पहुंचेगा अपॉन में, तो 4 बाय 3। क्लियर है? ये हमारे पास एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और चेक कर लेते हैं कि क्या यहां पर ये दिया है। तो ये थर्ड ऑप्शन है, इस हिसाब से ये हमारा हो रहा है। भाई समझाने में टाइम लगता है, सिर्फ सॉल्व करने में इसको टाइम आपको जरा भी नहीं लगेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह का जो है एज इट इज। यही क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल में भी देखने को मिल जाएगा एनसीईआरटी सॉल्यूशन में। क्लियर है? मतलब एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में। और ऐसे क्वेश्चन आप जरूर से, मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, आप जो एडू कार्ड की जो सैंपल क्वेश्चन है, आप इसको सैंपल बुक को जरूर से जो है ट्राई करो, और बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे जो कि आपकी हेल्प करेंगे। क्लियर है नाउ? अभी देखिए जरा नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखिए जरा। इफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑन ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज इंक्रीज देन इट्स परमिएबिलिटी। देखो क्या होता है, सबसे पहली चीज आपको समझना चाहिए कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या होता है। मान के चलो कि ये हमारे पास एक सोलेनॉइड है, ये हमारे पास एक सोलेनॉइड है, और इस सोलेनॉइड में क्या है कि ये हमारे पास मान के चलो सॉफ्ट आयरन कोर रखी हुई है। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है इस सोलेनॉइड की वो बनेगी ना, और उसको यहां से यहां तक पहुंचना होगा इस सॉफ्ट आयरन कोर के थ्रू ही। यहां से यहां तक उसको पहुंचना पड़ेगा सॉफ्ट आयरन कोर के थ्रू। तो ये जो है ना, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड इस सॉफ्ट आयरन को भी मैग्नेटाइज कर देगी, मतलब सॉफ्ट आयरन भी खुद की मैग्नेटिक फील्ड बनाने लगेगा। सॉफ्ट आयरन के पास भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, है कि नहीं? तो इस फील्ड को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइजिंग फील्ड। क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइजिंग फील्ड। और इस फील्ड की इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फोर्स। तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे मान के चलो कि हमारे पास ये जो है ना सोलेनॉइड ने मैग्नेटिक फील्ड बनाई म्यू नॉट एन आई, तो जो एन आई वाला जो फैक्टर है इसको हम बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फोर्स। ठीक, क्योंकि इस क्वेश्चन में मैग्नेटाइजिंग फील्ड लिख के दिया है तो हम इस एच को ही लिख देंगे मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटाइजिंग फील्ड, या फिर आपको इसी को मैग्नेटाइजिंग फोर्स लिखा हुआ मिल जाएगा। क्लियर? तो एक्चुअल में क्या होता है कि B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच, तो यहां से म्यू नॉट इज इक्वल टू आ जाएगा B अपॉन एच। तो अगर आप मैग्नेटाइजिंग फील्ड को बढ़ाएंगे तो म्यू नॉट मतलब जो परमिएबिलिटी होगी ये क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। दैट मींस आप यहां पर लिखेंगे कि परमिएबिलिटी डिक्रीजेस। बताइए जरा समझ में आया कि नहीं आया? नाउ आगे बढ़ जाएं। आई होप आपको क्लियर होगा, वो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से लिख के बताना। ठीक, चलिए भाई आगे देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये क्या कहा जा रहा है कि एक आयरन कोर है जो कि एक आयरन कोर्ड कॉइल, दैट मींस ये हमारे पास एक कॉइल है और उसमें सॉफ्ट आयरन का एक पीस इंसर्ट हमने करा हुआ है। सॉफ्ट आयरन की कोर हमने इंसर्ट करी हुई है। ठीक, सॉफ्ट आयरन हो, सिंपल आयरन दे दिया, मतलब ध्यान रखो आयरन है बस। और आयरन एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अट्रैक्ट करता है, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन कनेक्ट होती है, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन कनेक्ट होती है, ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स कनेक्ट होता है, तो उससे बहुत सारी बातें होती हैं कि नहीं। तो यहां पर दिया जा रहा है कि एक
यहां पर एक कॉइल है और इसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन कोर है, सीरीज में कनेक्ट करा गया एक बल्ब के। क्लियर? तो कह रहा है विद एन एसी सोर्स एज शोन इन फिगर, व्हेन आयरन पीस इज टेकन आउट ऑफ द कॉइल ब्राइटनेस ऑफ बल्ब विल। कह रहा है कि अगर इस कोर से हमें सॉफ्ट आयरन पीस को बाहर निकाल लेंगे तो क्या होगा। तो मैंने आपको बताया कि सॉफ्ट आयरन एक फेरो या आयरन एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ज्यादा वो अट्रैक्ट करता है कि नहीं। तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन कनेक्ट होंगे इससे कॉइल से, तो इस कॉइल में ज्यादा सेल्फ इंडक्शन होगा। ज्यादा सेल्फ इंडक्शन होगा तो ये जो बल्ब जो होगा ये कम ग्लो करेगा। ऑब्वियस सी बात है कि सेल्फ इंडक्शन क्या करता है, इंक्रीजिंग करंट को अपोज करता है कि नहीं। तो हम ये क्या देखेंगे, अगर आपने सॉफ्ट आयरन को बाहर निकाल दिया, सॉफ्ट आयरन को बाहर निकालोगे तो कम फ्लक्स कनेक्ट होगा, कम सेल्फ इंडक्शन होगा, तो ये आसानी से ये जो बल्ब है ज्यादा ग्लो कर सकता है। तो इसकी जो ब्राइटनेस ये क्या हो जाएगी, इसकी ब्राइटनेस इंक्रीज हो जाएगी अगर आप इस सॉफ्ट आयरन कोर को बाहर निकाल लेंगे तो। समझ गए जरा बात को? चलिए भाई बहुत सही, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 हमें ये मिल रहा है। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, यहां पे देख लो जरा। दीज वेव डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम टू प्रोपेगेट, ये स्टेटमेंट तो ठीक है। ठीक, बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर अटेन मैक्सिमा एंड मिनिमा एट द सेम टाइम। मतलब जब मैग्नेटिक फील्ड जैसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वाइब्रेशंस होते हैं ये सेम टाइम पर मैक्सिमा और मिनिमा अटेन करते हैं। इसके वाइब्रेशन कुछ इस तरीके के हमें दिखाने हैं। वेट एक मिनट, थोड़ा बहुत आगे पीछे जा रहा है। बन रहा है क्या? नहीं बन रहा। देखिए कुछ इस तरीके से हम बना देते हैं इसको, या मैं इसको, वेट देखिए जरा, यहां पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई और ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई। ठीक, तो आप ये देखते हैं कि यहां पर क्या होता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन हो गए और ये मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन हो गए। तो ये वाइब्रेशन, पहली चीज क्या है, ये वाइब्रेशन एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। कैसे हैं ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं और ये वाइब्रेशन सेम टाइम पर मैक्सिमम और मिनिमा अचीव करते हैं। दैट मींस मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट। हाँ चलिए, तो ये चीज भी हमारा कैसा हो गया, करेक्ट हो गया। जो एनर्जी जो होती है ये इक्वली डिवाइड होगी, ये वाला पॉइंट भी हमारा करेक्ट हो गया। और यहां पर देखो जरा, यहां पर एक पॉइंट जो गलत दिया हुआ है वो ये है कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के वाइब्रेशन पैरेलल होते हैं। ये पॉइंट गलत है। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के जो वाइब्रेशन है ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। कैसे होते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो ये वाला पॉइंट हो गया गलत। कैसे होते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। क्लियर है? ये आप ध्यान रखेंगे। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब देखो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भाई एक स्क्वायर सर्कुलर एलिप्टिकल लूप है जो कि एक्स वाई प्लेन में है और ये मूव कर रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अब यहां पे जो काम की बात है वो कुछ इस तरीके से है, मैं यहां पे बना देता हूं कि देखिए मेरे पास ना कुछ इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड है। कहां है मैग्नेटिक फील्ड? देख लेते हैं जरा, मैग्नेटिक फील्ड देख लेते हैं जरा। देखिए जरा, कुछ ऐसी कंडीशन हमारे पास बन गई है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है नेगेटिव जेड एक्सिस में है। नेगेटिव जेड मतलब अंदर की साइड। क्लियर? और एक हमारे पास स्क्वायर लूप हो सकता है, एक हमारे पास सर्कुलर लूप, एक इलिप्टिकल लूप और एक रेक्टेंगुलर लूप। क्लियर है? तो इनको ना मैग्नेटिक फील्ड में इनको इस डायरेक्शन में मूव कराया जा रहा है। वेलोसिटी इज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस और वो भी प्लस एक्स एक्सिस। लिखा है ना बी वेक्टर इज इक्वल टू वी आई कैप। क्लियर? दैट मींस ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड है। तो कह रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम किसी भी लूप को मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कराएंगे तो मोशनल ईएमएफ के कारण उसके अंदर ईएमएफ जनरेट होगा। ऑब्वियस सी बात है। हाँ, तो यहां पर कहा जा रहा है कि इस प्रोसेस में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा ये
किस लूप से कांस्टेंट नहीं होगा, विल नॉट रिमेन कांस्टेंट। तो देखो बड़ी सिंपल सी बात है, यहां पर अगर हम बात करें कि अगर मेरे पास एक रेक्टेंगुलर लूप है ये, तो जब मैं इसको बाहर निकालूंगा तो किसी पर्टिकुलर टाइम में बराबर एरिया ही बाहर निकलेगा, समझे। जैसे कि मेरे पास अगर ये एक रेक्टेंगुलर लूप मैंने यहां पर बना लिया, तो इस लूप को मैं बाहर निकालूंगा तो टी टाइम में क्या होगा, एक पर्टिकुलर एरिया ही तो बाहर निकलेगा, ठीक। एक स्क्वायर में भी ऐसा होगा कि 0 सेकंड में या 1 सेकंड में इतना एरिया बाहर निकल रहा है, ठीक। लेकिन क्या होगा, और अगले 1 सेकंड में भी इतना ही एरिया बाहर निकलेगा, अगले 1 सेकंड में भी इतना ही एरिया बाहर निकलेगा। तो जो ईएमएफ इंड्यूस होने की जो रेट होगी ये कैसी होगी, ये सेम होगी, मतलब कांस्टेंट रेट से ये ईएमएफ इंड्यूस होगा। लेकिन और ऐसे स्क्वायर वाले केस में भी होगा। लेकिन क्या होगा कि अगर मैं एक सर्कुलर वाला केस लूं, सर्कल, तो सर्कल में क्या होता है कि अगर मैं इतने पोर्शन को बाहर निकालूंगा यहां से, देखो, तो पहले सेकंड में मान के चलो, पहले सेकंड में कि भाई इतना एरिया ये इतना बाहर निकल गया, लेकिन अगले सेकंड में क्या होगा, अगले सेकंड में आप ये देखेंगे कि भाई ये अगले सेकंड में आप ये देखेंगे, वेट, पहले इतना बाहर निकला था, अभी इतना बाहर निकलेगा, फिर इतना बाहर निकलेगा, फिर अगले 1 सेकंड में इतना बाहर निकलेगा। तो आप ये देखेंगे कि इर्रेगुलरिटी होने के कारण यहां पर इर्रेगुलर रेट से ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो एक तो सर्कल में रेगुलरली या कांस्टेंट रेट से ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, ठीक। और दूसरा वाला केस देखो, इलिप्स वाला, तो इलिप्स वाले में भी सेम बात है कि अगर आप इलिप्स को अगर आप इससे बाहर निकालते हैं तो हम क्या देखते हैं कि इलिप्स में भी क्या होगा, इलिप्स में ऐसे ही होगा कि पहले तो कम एरिया बाहर निकलेगा, फिर थोड़ा ज्यादा एरिया बाहर निकलेगा, फिर और ज्यादा एरिया, क्योंकि देखो यहां पर क्या है, पहले ये कम पार्ट है, 1 सेकंड में कम ही पार्ट बाहर निकल पाया, फिर उतनी लेंथ में ज्यादा पार्ट आ गया, फिर उतनी लेंथ में ज्यादा पार्ट आ गया, देख रहे हो ये। तो मैं ये चीज आपको बताना चाह रहा हूं कि यहां पर सर्कुलर और इलिप्टिकल लूप में जो ईएमएफ इंड्यूस है ये सेम नहीं रहेगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम में अलग अलग एरिया की जो वैल्यूज है ये बाहर निकल के आ रही हैं। क्लियर है नाउ। तो यहां पर हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बड़ा ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है ये, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पर ये क्वेश्चन है। और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये जो YDSE ये जो टॉपिक है, ये आप भी मान के चले ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्किप मत करना, ये मेरी आपको बिल्कुल रिक्वेस्ट है, एडवाइस है, आप इसको जरूर से बढ़िया जितने ज्यादा आप इससे क्वेश्चन लगा सकते हैं ये जरूर लगाएं। तो मैं यहाँ पे एक बार फिर लिख देता हूं कि YDSE ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्लियर है ना। चलिए भाई, तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं और इस नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो पाथ डिफरेंस है एट ए सर्टेन पॉइंट ऑन स्क्रीन बिटवीन इंटरफेयरिंग वेव्स इज 1/8 ऑफ वेवलेंथ। देखो मैं आपको एक बार और बताता हूं, आप जानते हैं कि यंग्स डबल स्लिट जो एक्सपेरिमेंट है इसमें क्या होता है कि स्क्रीन पर फ्रिंजेस बनती हैं। क्या बनती हैं? फ्रिंजेस, ब्राइट फ्रिंज बनेगी। अच्छा, और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो फ्रिंजेस बनती हैं इन सब का जो साइज होता है ये कैसा होता है? सेम होता है। ये हमारे पास सेंटर पे, लेट से सेंटर पे ब्राइट फ्रिंज बन गई, फिर उसके बाद डार्क फ्रिंज बन गई, फिर सेंटर पे ब्राइट, फिर ब्राइट बन गई, फिर डार्क बन गई। और डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज की जो वो होती है क्या विड्थ, ये कैसी होती है? ये बराबर होती है। चलिए भाई, तो ये हमारे पास ब्राइट फ्रिंज बन, डार्क फ्रिंज बन गई, ये डार्क फ्रिंज बन गई, ठीक, ये डार्क फ्रिंज बन गई। नाउ अब आपको ये समझना है यहां पर कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये ज्यादा जरूरी बात है। देखिए जरा, तो यहां पर दिया हुआ है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पाथ डिफरेंस एट ए सर्टेन पॉइंट ऑन स्क्रीन बिटवीन इंटरफेयरिंग वेव इज 1/8 ऑफ द वेवलेंथ। ठीक, चलिए भाई, दैट मींस किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, लेट से देखो एक्चुअल में आपको बताऊं, ये छोटी छोटी बातें आपको समझनी चाहिए। सेंटर पे जहां पे ब्राइट फ्रिंज बनती है ना, लेट से ये ब्राइट फ्रिंज यहां बनी, तो सेंटर पे जो पाथ डिफरेंस होता है ब्राइट फ्रिंज पे, ये होता है 0। कितना होता है? 0। ठीक ना। अभी क्या हो रहा है कि वो कह रहा है कि किसी, अच्छा एक मिनट, पाथ डिफरेंस भी 0 होता है और फेज डिफरेंस भी 0 होता है। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर देखो, यहां पर क्या कहा जा रहा है कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट P पर, लेट से इस पॉइंट पर कह रहे हैं
कि जो दो वेव इंटरफियर कर रही हैं, दो वेव मिल रही हैं, जैसे कि मैं आपसे कहूं कि एक वेव जो यहां से आई, यहां से एक वेव जो यहां से आई और एक वेव जो यहां से गई, इन दोनों वेव का जो पाथ डिफरेंस है इस पॉइंट पर ये कितना है, वेवलेंथ का 1/8 पार्ट, मतलब 1/8 पार्ट ऑफ वेवलेंथ। समझ गए क्या कहा है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में किसी भी पॉइंट ऑन द स्क्रीन पर जो दो वेव मीट कर रही हैं, इन दोनों वेव का जो पाथ डिफरेंस है ये कितना है, ये λ/8 है। क्लियर? आगे दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट, मतलब इस पॉइंट पर आपको इंटेंसिटी, मतलब ब्राइट फ्रिंज बन रही है इस पॉइंट पे, क्या बन रही है, ब्राइट फ्रिंज। तो आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या निकालना है भाई, आपको निकालना है कि सेंटर से, कहां से, सेंटर से, सेंटर की कंपैरिजन में इस पॉइंट पी पर जो रेशियो ऑफ इंटेंसिटी होगा ब्राइट फ्रिंजेस का, ये कितना होगा, ये निकालना है आपको। समझ गए? मतलब इस पॉइंट पर देखो, देने का मतलब ये देखो, YDSE में क्वेश्चन समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, आंसर तो जो है छोटा छोटा बच्चा भी निकाल लेगा, है कि नहीं। देखिए, तो कहा जा रहा है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी पर दो लाइट वेव इंटरफेयर करती हैं, मतलब मीट करती हैं, और उन दोनों के मीट करने से इस पॉइंट पर ब्राइट फ्रिंज बन रही होगी, जैसा ही क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक, तो आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट पर लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी, इस ब्राइट फ्रिंज की क्या इंटेंसिटी होगी, इसको कंपेयर करना है टू द इंटेंसिटी एट सेंटर। बात समझ में आई? चलिए, आई होप अब तो मैं अपनी बात समझा पाया हूंगा आपको। देखिए, तो एक्चुअल में यहां पे इंटेंसिटी का रेशियो हमें निकालना है, तो मैं क्या करता हूं कि यहां पर पहले ऊपर आना चाहिए IP और नीचे आना चाहिए I एट सेंटर। ठीक, नीचे आना चाहिए। हाँ, चलिए भाई, देखिए जरा, तो अभी हम बात करेंगे कि इंटेंसिटी का जो बेसिक जनरल फॉर्मूला है वो ये होता है रिजल्टेंट इंटेंसिटी का। तो मैं यहां पर लिखूंगा रिजल्टेंट इंटेंसिटी। रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये होता है कि I इज इक्वल टू लेट्स से I1 प्लस I2 और इसके बाद हमने कहा 2 रूट I2 और ये cos phi। क्लियर? नाउ अब यहां से हमने माना कि यदि I1 और I2 जो हैं ये सेम वैल्यू है, या मैं कहूं I1 एंड I2 इज इक्वल टू I0, तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी I होगी दैट विल बी I0 प्लस 2 रूट I0 इंटू रूट I0, ये हो जाएगा I0 रूट I0 इंटू रूट I0 विल बी I0 cos phi। तो जो हमारे सामने जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला बन रहा है दैट विल बी 2I0 प्लस 2I0 इंटू cos phi। क्लियर है? बात समझ में आई? अब ये जो 2I0 प्लस 2I0 है, यहां से 2I0 कॉमन आ जाएगा और बचेगा 1 प्लस cos phi। तो यहां पर मैं कर देता हूं कि I इज इक्वल टू 2I0 कॉमन आ गया और बचा 1 प्लस cos phi। ठीक, चलिए, अगर हम बात करें एट सेंटर, सेंटर में बन रही है ब्राइट फ्रिंज, तो एट सेंटर यहां पर जो phi, जो फेज डिफरेंस जो होता है, ये होता है 0। दो वेव जो सेंटर पर मीट करेंगी विद ब्राइटनेस, तो इनका जो फेज डिफरेंस होगा ये कितना होगा, हमेशा याद रखिए 0। तो भाई इंटेंसिटी जो होगी सेंटर पे दैट विल बी, सेंटर पे 2I0 और 1 प्लस cos phi की जगह कितना रखना है, अच्छा फेज डिफरेंस है ना, तो ये हो गया 0। तो I एट सेंटर कितना हो जाएगा भाई, 2I0 और ये 1 प्लस cos 0 की वैल्यू 1, तो ये I एट सेंटर कितना हो गया, सेंटर पे हो गया ये 4I0, कितना हो गया, 4I0 हो जाएगा। चलिए, अब आपको निकालना है कहां पर, किसी पर्टिकुलर पॉइंट P पे। तो हमने कहा पॉइंट P पे कितना हो जाएगा, तो 2I0 1 प्लस cos, अब phi की जगह कितना पुट करें, 1 प्लस cos phi, क्या पुट करें बताओ जरा। हाँ, तो अभी हमें समझना है कि एक्चुअल में आप हमेशा याद रखो, देखो आप हमेशा याद रखो 2 पाई इज इक्वल टू, यहां पे लिखना पड़ेगा हमें, कभी भी आपको ये जो फाई होता है, यहां पे जो फाई होता है फेज डिफरेंस, क्या होता है, फेज डिफरेंस। ठीक, और लेमडा होता है पाथ डिफरेंस। तो हमेशा याद रखो 2 पाई इज इक्वल टू होता है 1 लैम्डा। ठीक, 2 पाई इज इक्वल टू 1 लैम्डा, बस बहुत सिंपल सी बात है। तो अगर मैं आपसे ऐसा बोलता हूं कि लैम्डा बाय 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां पे 8 का डिवाइड किया
तो 2 पाई में भी आप 8 का डिवाइड कर दें तो यहां से आपको मिलेगा लैम्डा बाय 8 को हम लिख सकते हैं पाई बाय 4। समझ में आ गई? तो बस अब इतना काम आपको करना है कि इसके बाद आप यहां से लिखें तो I एट पॉइंट P विल बी इज इक्वल टू 2I0 1 प्लस कॉस पाई की जगह हम लिख दिया पाई बाय 4। क्लियर है? तो I एट एनी पॉइंट P इज इक्वल टू I0 1 प्लस कॉस पाई बाय 4 मतलब कॉस 45 डिग्री और कॉस 45 की वैल्यू होती है 1 बाय रूट 2। क्लियर है? चलिए भाई, तो IP इज इक्वल टू 2I0 और यहां से 1 प्लस 1 बाय रूट 2 वगैरह हम ऐसा करेंगे तो यहां पर हो जाएगा रूट 2 प्लस 1 अपॉन में रूट 2। ये एट एनी पॉइंट हो गया। हमें निकालना है रेशो। क्या निकालना है? रेशो। देखो जरा, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हमें इन दोनों का रेशो निकालना है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे और सेंटर पे कितना होने वाला है रेशो। ठीक, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलिए, तो आई एट एनी पॉइंट इतना हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो हमें निकालना है रेशो आई एट एनी पॉइंट P अपॉन आई एट सेंटर। तो भाई एट एनी पॉइंट कितना निकल के आ रहा है? 2I0 रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2, 2I0 रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2। और आई एट सेंटर पे कितना निकल के आ रहा है? सेंटर पे निकल के आ रहा था 4I0। तो अगर मैं इसका डिवाइड करूंगा 4I0 में तो ये हो जाएगा मेरे पास 4I0 बाय 1, मतलब ये 2I0 इंटू रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414 और 1 की वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगा इंटू में 2.414। रूट 2 अपॉन में है, रूट 2 को भी मैं, ठीक है, रूट 2 को लिख देता हूं। 4I0 यहां पे आ गया, I0 से I0 कैंसिल और यहां से 2 से ये कैंसिल, तो 2 बचेगा। तो यहां पे जो आ गया, चलो, तो यहां पे हम लिख सकते हैं IP अपॉन आई सेंटर इज इक्वल टू कितना ऊपर बचा है 2.414 और नीचे बच रहा है 2 रूट 2। तो 2 रूट 2 देखोगे तो रूट 2 की वैल्यू 1.414 है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1428 2.828। तो अगर आप इसका डिवाइड करोगे, क्योंकि मैं इससे पहले कर चुका हूं इसको, तो आप इसका डिवाइड करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 0.85 के अप्रॉक्स। क्लियर है? नाउ तो यहां से आप ये देखेंगे तो आपका जो ऑप्शन नंबर है ये 0.85 करेक्ट हो जाएगा। बताइए जरा, समझ में आया? नाउ बहुत सिंपल है, लेकिन पूछा हुआ है बढ़िया तरीके से, तो अपन को बढ़िया तरीके से ही करना पड़ेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। अभी देखिए जरा, तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है, ये आपका 1-2 नंबर के लिए है ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, आपको यहां पे चेक करना है कि जैसे कि द वर्क फंक्शन फॉर मेटल सरफेस। भाई देखो, कोई भी मेटल सरफेस है, लेट्स से ये मेटल सरफेस है और इसके लिए वर्क फंक्शन कितना है 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर मेटल सरफेसेस। देखो रिलेशन, आपको बेसिक रिलेशन क्या याद होना चाहिए कि वर्क फंक्शन को हमने फाई से रिप्रेजेंट करा, तो उसका फॉर्मूला होता है एच न्यू नॉट। न्यू नॉट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसके बाद आप क्या करेंगे, फाई इज इक्वल टू न्यू नॉट को अगर आप कन्वर्ट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ वेवलेंथ, तो ये हो जाएगी एच न्यू नॉट का सी बाय लैम्डा नॉट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे निकालना है द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालना है, दैट मींस लैम्डा नॉट की वैल्यू। अगर फाई की हम बात करें तो फाई हो गया 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू एच हो गया 6.67 इन 10⁻34 प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू, जो कि जूल इनटू सेकंड में होती है। ठीक, चलिए, और यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10⁻, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ और अपॉन में है लैम्डा नॉट। तो भाई ये वैल्यू किसमें है, ये वैल्यू है 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करूंगा 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में, तो 1.6 × 10⁻19 जूल का इनटू हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा होता है 6.67 इन 10⁻34 जूल इनटू सेकंड। ये होती है प्लांक कांस्टेंट की यूनिट, और ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, मीटर पर सेकंड।
और अपॉन में क्या है, अपॉन में लैम्डा नॉट जो कि मीटर में आएगा। ठीक है, चलिए तो ये वाले सेकंड से अगर आप यूनिट का खेल खेलना चाहते हैं, अगर आप यूनिट का गंदा खेल खेलना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से खेलेंगे, जूल से जूल कैंसिल हो जाएगा, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, तो भाई लैम्डा नॉट की यूनिट मीटर में बचने वाली है, तो इसलिए क्यों कठिनाई करना। तो देखो चलो फिर भी देखिए जरा, हम थोड़ा सा यहाँ पर अच्छा गेम खेलें। तो देखिए जरा, ये 16 4 जा, या ऐसे देखो, हिंदी में बोले 16 चौक 64 होता है कि नहीं होता। तो आप इसको यहाँ पे देखेंगे तो ये आपको कुछ इस तरीके से कैंसिल हो जाएगा कि 16 4 जा 64, मतलब अप्रोक्स 4 टाइम्स ये चला जाएगा। ठीक है, अप्रोक्स 4 टाइम्स ये चला जाएगा, 4.14 टाइम्स जाएगा। कैलकुलेशन ऐसी ही लग रही है, और 4.14 से ये 4.14 उड़ जाएगा। तो इस हिसाब, और 10 की पावर 19 देख लो, -19 है, तो 10 टू द पावर -19 है, तो यहां बचेगा 10 टू द पावर -15 बचेगा, 10 टू द पावर -15 है, और ये 10 टू द पावर 8, तो ये बचेगा 10 टू द पावर -7। ठीक, तो आप यहां से वैल्यू देखें, लैम्डा नॉट को फिर इस साइड भेज दो, लैम्डा नॉट इज इक्वल टू, चेक कर लेना, देखो भैया है कि नहीं, तो लैम्डा नॉट इज इक्वल टू यहाँ पे बचेगा 3 10 टू द पावर -7, और यूनिट है मीटर के अंदर, तो इसको हम जो है ऐसे भी लिख देते हैं, लैम्डा नॉट इज इक्वल टू 3000 एंगस्ट्रॉम। याद रखो 10 टू द पावर -7 कभी भी आ जाए तो 3 0 लगा के एंगस्ट्रॉम लिख देना। क्लियर है, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट विल बी थर्ड वाला। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं, अभी अपन 12 पे आ जाते हैं, 11 तो अपना हो चुका। ठीक, बहुत इजी है। देखिए जरा क्या दिया हुआ है कि द रेडियस ऑफ इनर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम। देखो भाई, हाइड्रोजन एटम की जो इनर मोस्ट ऑर्बिट है उसकी रेडियस होती है 5.3 -11 मीटर। द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, तो बड़ी सिंपल सी बात है यहाँ पे करना है, हाइड्रोजन एटम के लिए जब भी सवाल आए तो n² टाइम्स कर देना, जो भी इसकी जो बेसिक जो फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस है, फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस का n² टाइम्स हाइड्रोजन ऑर्बिट की रेडियस होती है। तो यहां पर अपन क्या करेंगे, हाइड्रोजन के लिए देखिए जरा, n² मतलब कौन सी रेडियस की बात कर रहा है, कौन सी ऑर्बिट, 3 की, और फर्स्ट वाले की ऑर्बिट की रेडियस कितनी है, 5.3 × 10 टू द पावर -11 मीटर। तो हाइड्रोजन की यहां पर बात करेंगे रेडियस की, थर्ड वाली ऑर्बिट की, तो 9 का इंटू करना है 5.3 से, इंटू में आना है 10 टू द पावर -11। ये वाला स्क्रीनशॉट ले लिया था, ले लो अच्छे से बढ़िया से तरीके से। ठीक है, और यहां पर मीटर में लिख देना, तो 9 का इंटू करो, 9 3 जा 27, फिर कैरी आई इतनी, तो 447 कुछ आ जाएगा, 0 0 से देखेंगे तो 4.77 10 टू द पावर -10 मीटर। ये अपना करेक्ट आंसर ये हो जाएगा डी वाला, मतलब ये वाला अपना करेक्ट आंसर हो गया। इसमें कोई बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हाइड्रोजन ऑर्बिट में जो फर्स्ट वाले की जो रेडियस होगी वो होगी आपकी 0.5 एंगस्ट्रॉम होती है, 0.5 एंगस्ट्रॉम, मतलब आप इसको जो है 5.3 × 10⁻11 मीटर लिख सकते हो, और उसके बाद n² टाइम्स करते चले जाया करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको फ्यूचर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें जो मिल रहा है, क्वेश्चन नंबर 13। इस क्वेश्चन में देखो क्या दिया जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। भाई देखो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, करेक्ट नहीं है। तो देखो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें लिखा है न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लियन फॉल्स रैपिडली टू 0, द डिस्टेंस इज मोर देन फ्यू फेम्टोमीटर वगैरह, ये सारी चीजें। हाँ, तो मतलब न्यूक्लियंस या न्यूक्लियर फोर्स के बारे में सारी चीजें कही जा रही हैं। देखो एक एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल, जैसे कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। हाँ, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन जब कलेक्टिवली एक एटम के अंदर होते हैं तो इसको कहा जाता है न्यूक्लियन। क्या कहा जाता है, न्यूक्लियन। क्या कहा जाता है, न्यूक्लियन। और भाई हमेशा याद रखो कि जो न्यूक्लियर फोर्स होता है ये हमेशा अट्रैक्टिव होता है। वैसे हमने सुना है कि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में रिपल्जन होगा, लेकिन ये बात सिर्फ जब ट्रू है जब ये डिस्टेंस बड़ी हो। देखो एक्चुअल में क्या होता है कि अगर हम बात करें कि भाई 3 फेम्टोमीटर मतलब 3 × 10 टू द पावर -15 मीटर, या 3 फर्मी, एक ही बात है, फेम्टोमीटर या फर्मी का मतलब 10 टू द पावर -15 मीटर होता है। तो ये जब 3 से 4 फर्मी से ज्यादा डिस्टेंस जब हो जाती है ना, 3 से 4 फर्मी से ज्यादा डिस्टेंस जब हो जाती है तो ही कूलाम फोर्स एक्ट करता है। बाकी न्यूक्लियर फोर्स कहां से कहां एक्ट करेगा भाई, अगर डिस्टेंस 0.8 फर्मी से लेकर के या अप्रॉक्स की वैल्यू है 0.8 फर्मी से लेकर के करीब अप्रॉक्स 3 to 4 मीटर, भाई मैं मैक्सिमम बोल दे रहा हूं, अप्रॉक्स 3 to 4 मीटर 4 फर्मी तक न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करता है, जो कि ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है नेचर में। ठीक, न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। ठीक, जब ये डिस्टेंस बढ़ जाती है, जब डिस्टेंस ज्यादा बढ़ती है या इससे कम हो जाती है, तब जाकर के
तब जाकर के न्यूक्लियर फोर्स जो है या तब जाकर के रिपल्सिव फोर्स नेचर में आता है, अदरवाइज नहीं आएगा। न्यूक्लियर फोर्स गेम में आता है, अदरवाइज नहीं आएगा। अगर डिस्टेंस इतने के बीच में है तो हमेशा क्या लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। क्लियर है नाउ। तो न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स falls to zero when distance more than few femtometer। ये स्टेटमेंट सही है कि डिस्टेंस कुछ फेम्टोमीटर से ज्यादा बड़ी हो जाती है तो फिर न्यूक्लियर फोर्स जीरो होने लगता है, फिर वहां कूलाम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन एक्ट करेंगे। अब क्या कहा जा रहा है कि न्यूक्लियर फोर्स इज मच वीकर देन द कूलाम फोर्स। भाई कूलाम फोर्स से जो है वीक होता है न्यूक्लियर फोर्स, ऐसा कहा जा रहा है, जो कि पूरी तरह से गलत बात है। और इसीलिए यही स्टेटमेंट हमारा सही है, क्योंकि उन्होंने यही तो पूछा है कौन सा स्टेटमेंट गलत है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। ठीक है। और बाकी की जो दो बातें मैंने कही कि भाई न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन, इन सब के बीच में जो कूलाम्बिक फोर्स होता है ये कैसा होता है, ये सेम लगने वाला है। क्योंकि ये जो कूलाम फोर्स है ना, ये सॉरी कूलाम फोर्स अलग चीज है और न्यूक्लियर फोर्स अलग चीज है। ठीक। तो भले ही न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन मैंने फिर से कहा कूलाम्बिक फोर्स में चार्ज की जरूरत होती है, न्यूक्लियर फोर्स में चार्ज की जरूरत नहीं होती। ठीक। तो यहां का तो क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या दिया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 14 में, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर V1 इज 40। इसकी रीडिंग कितनी है V1, इसकी है 40 वोल्ट। और रीडिंग ऑफ V2 की रीडिंग हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए यहां पर आप ये देखेंगे, ये रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टर है, ये कैपेसिटर। तो ये बेसिकली आपके पास एक एलसीआर सर्किट हो गई। रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल है V2 ये हमें कैलकुलेट करना है, जबकि इन दोनों के अक्रॉस, इंडक्टर के अक्रॉस और कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये हमें दिया हुआ है, और इस वोल्ट मीटर V1 से हमने कैलकुलेट करा है इस चीज को। समझे। तो यहां पर क्या है, ये एलसीआर सर्किट है और ये हमारे पास गिवन V की वैल्यू है। ठीक। V की जो इक्वेशन होती है ये कुछ इस फॉर्म में होती है, V0 sin ओमेगा t। तो आप यहां पर देखेंगे कि ये जो आप 50√2 देख रहे हो ये बेसिकली क्या है, ये है V0। क्या है, V0। V0 इज 50√2। और ये जो वैल्यूज हमें दी गई हैं, वोल्ट मीटर हमेशा कौन सी वैल्यू हमें देगा, हमेशा देगा आरएमएस वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, V0/√2। कितनी हो जाएगी, V0/√2। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 50√2 अपॉन √2, 50√2 अपॉन √2। तो यहां पर आप क्या देखते हैं कि √2 से √2 कैंसिल, तो VRMS, तो आप क्या देखते हैं, VRMS इज इक्वल टू VRMS इज इक्वल टू 50, VRMS इज इक्वल टू 50 वोल्ट, VRMS इज इक्वल टू 50 वोल्ट। क्लियर है। नाउ अभी आपको समझना है VRMS की वैल्यू 50 वोल्ट है। ठीक। अभी आप पर आपको V2 की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, V2। और V2 किसके अक्रॉस है, रजिस्टर के अक्रॉस है। तो देखो बेसिक सी बात है, मैं V2 को VR भी बोल सकता हूं। ठीक। एक मिनट के लिए मेरा दिमाग कहीं और पहुंच गया था, तो फिर कुछ चीजों को ज्यादा रिपीट कर गया। हाँ। तो यहां पर ना मुझे निकालना है V2। कैसे निकालूंगा, तो सिंपल सी बात है कि V इज इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। ये हमने एलसीआर सर्किट में रिजल्टेंट वोल्टेज का फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं। और हमेशा जो रिजल्टेंट वोल्टेज होता है ये आरएमएस वैल्यू होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे VRMS ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है। ठीक। चलिए, तो VRMS इज इक्वल टू, या आप ये देखेंगे VR का स्क्वायर, एक्चुअल रेजिस्टर के क्रॉस क्या है, V2 का स्क्वायर। तो मैं इसको VR को मैंने V2 का स्क्वायर लिख दिया, ताकि बाद में जो हमें निकालना है वो मिल जाए। VL माइनस VC, तो VL माइनस VC, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस देखो, क्योंकि इंडक्टर में जो फेज डिफरेंस होता है B और I में, ये कुछ 90 डिग्री होता है, और कैपेसिटर में भी 90 डिग्री होता है, लेकिन कैपेसिटर में करंट लीड कर रहा होता है और वोल्टेज लैग, और जबकि इंडक्टर में वोल्टेज लीड कर रहा होता है कि नहीं। तो इसलिए इन दोनों बीच में 180 डिग्री फेज डिफरेंस, मतलब ये सब्ट्रैक्ट होते हैं। आसान भाषा में कहूं तो इन दोनों के अक्रॉस जो रिजल्टेंट वोल्टेज हमें दिया हुआ है कितना, 40 वोल्ट। तो दिमाग ही क्यों लगाना ज्यादा, 40 का स्क्वायर कर दो। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो VRMS इज इक्वल टू V2 का स्क्वायर, ये हमें निकालना है। तो V2 का स्क्वायर प्लस 1600। अच्छा, और VRMS की वैल्यू कितनी है, VRMS की वैल्यू है यहां पर 50। तो अगर इसका स्क्वायर रूट हटेगा तो यहां पे आ जाएगा 2500, और ये बचेगा V2 स्क्वायर प्लस 1600। तो यहां से V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 900 बचेगा, स्क्वायर कर दो 30 वोल्ट। इसका आंसर
30 वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा। तो V2 का करेक्ट आंसर कितना हो गया? 30 वोल्ट। कितना हो गया? 30 वोल्ट। क्लियर? चलिए बहुत सही, मतलब इस डायग्राम को देख कंफ्यूज नहीं होना है अपन को। हाँ चलिए, इसके बाद ये देखो, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप रेफरेंस बुक भी अच्छे से लगाते हो तो भी आप बढ़िया से इसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, एसएल अरोड़ा में भी दिया हुआ है ये क्वेश्चन। आप ये देखें, अगर सैंपल पेपर का आप लेवल देख रहे हो कि सर इसका लेवल क्या है, तो मैं तो यही कहूंगा कि ये सैंपल पेपर बहुत हार्ड सीबीएसई ने नहीं दिया, एकदम मॉडरेट लेवल का सैंपल पेपर है। अगर आप अच्छे से छोटी छोटी चीजों को पकड़ के अगर आप पढ़ाई करते हैं, कॉन्सेप्ट को पकड़ के पढ़ाई करते हैं, तो आप बढ़िया से शानदार तरीके से क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। यह बात है कि सीबीएसई इतना भी सिंपल पेपर बना के आपको नहीं देगी कि आप कहें कि हा कितना ही सिंपल पेपर आया था। फिजिक्स में तो आप एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते भाई, ये बात। हाँ चलिए, तो लेकिन पढ़ाई अच्छी तरीके से करोगे तो आप ये देखेंगे क्वेश्चन आराम से पढ़े लिखे आपको समझे हुए मिलेंगे। हाँ चलिए, तो इस क्वेश्चन में एक एक्सिस पे दिया हुआ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V और दूसरे एक्सिस पे दिया है X। और इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया जा रहा है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस का ग्राफ कौन सा होने वाला है। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है। देखो आपने रिलेशन पढ़ा है, E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dx होता है कि नहीं होता? E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dx। क्लियर है? तो आप dV अपॉन dx बेसिकली क्या बताता है? स्लोप। क्या बताता है? स्लोप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑपोजिट ऑफ स्लोप, नेगेटिव ऑफ स्लोप। तो यहां से आप भी समझो कि यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव होगी अगर स्लोप नेगेटिव है तो, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव होगी अगर स्लोप पॉजिटिव है तो, अगर स्लोप पॉजिटिव है तो। क्लियर है? और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी अगर स्लोप कैसा है? जीरो का मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट होगी अगर स्लोप जीरो है तो। बस सिंपल सी बात है। देखिए जरा अभी यहां पर, या फिर मुझे बोलना है कि अगर, ठीक चलिए बहुत सही। अब यहां पे देखो कि जब भी एंगल 90 डिग्री से छोटा बनता है तो हमारा स्लोप पॉजिटिव होता है। ये स्लोप पॉजिटिव है, यहां पे स्लोप जीरो है, और यहां पे स्लोप ये 90 से बड़ा एंगल बन रहा है, स्लोप नेगेटिव है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड पहले नेगेटिव क्वार्टर में होनी चाहिए, फिर उसके बाद नेगेटिव से ये जीरो, क्योंकि स्लोप आपका जो है यहाँ पे जीरो है, स्लोप जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो, और उसके बाद फिर ये आपकी पॉजिटिव क्वार्टर में जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे dV अपॉन dx की वैल्यू नेगेटिव है। तो इस हिसाब से अगर हम ये देखें तो हमें कौन सा वाला ये समझ में आ रहा है, तो चारों ऑप्शन में से हमारा फर्स्ट वाला मैच कर रहा है। ठीक, तो यहां पर जो अपना फर्स्ट है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं। देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि आपको यहां पर स्टेटमेंट मिल रहा है। देखिए टू स्टेटमेंट आर गिवन और असर्शन रीजन दिया है। सिंपल सी बात है, असर्शन रीजन में आपको पता ही है, अगर दोनों असर्शन और रीजन करेक्ट है और रीजन सही एक्सप्लेनेशन अगर दे रहा है असर्शन का तो आपको ए टिक करना है। अगर असर्शन रीजन दोनों स्टेटमेंट सही लिखे हुए हैं लेकिन जो रीजन है वो असर्शन वाले स्टेटमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा तो आपको बी टिक करना है, और असर्शन सही है लेकिन रीजन वाला स्टेटमेंट ही गलत लिखा है तो आपको सी टिक करना, और दोनों ही स्टेटमेंट अगर गलत लिखे हैं तो आपको डी टिक करना है, डी ऑप्शन। चलिए तो अभी हमें सबसे पहला क्वेश्चन जो मिल रहा है वो असर्शन में, देखो यहां पे आपको पढ़ना है क्या दिया हुआ है। इन एन इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व्ड इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इफ सेपरेशन between coherent source, separation D between coherent sources as well as the distance capital D of a screen from the coherent sources both are reduced to 1/3, then new fringe width remains same। देखो क्या कहा जा रहा है भाई, फॉर्मूला होता है बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। कहा जा रहा है कि अगर D को भी 1/3 कर दें और डिस्टेंस को भी 1/3 कर दें, यानी कि दोनों D को 1/3 कर दें तो फिर न्यू फ्रिंज जो है सेम रहेगी। तो चेक कर लेते हैं जरा, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाय 3 कर दिया जाए इसको, और इसको डी बाय 3 कर दिया जाए, डी बाय 3, तो पलट के कितना हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाय 3 और ये ऊपर 3 बाय डी, तो बीटा विल रिमेन सेम, बीटा विल रिमेन सेम, तो लैम्डा डी बाय डी ही रहेगा। ठीक, तो ये स्टेटमेंट वाला, हाँ जी, तो असर्शन तो ठीक है, असर्शन तो ठीक है, ये स्टेटमेंट तो ठीक है, लेकिन रीजन क्या दिया हुआ है
फ्रिंज विड्थ इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल डी बाई डी, जो कि गलत है। फ्रिंज विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल डी एंड इनवर्स प्रोपोर्शनल टू स्मॉल डी। मतलब आप ये मान के चले कोहेरेंट सोर्सेस के बीच की जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं स्मॉल डी, और इन दोनों बीच की जो सेपरेशन है इसको हम बोलते हैं कैपिटल डी। ठीक, तो भाई ये जो है कहानी है और ये आपको जो है सुनानी है कि नहीं? तो ये रीजन जो है यहां पर गलत हो गया। तो इस हिसाब से हम ये देखें तो यहां पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट विल बी सी। क्या हो जाएगा? सी। असर्शन वाला स्टेटमेंट ठीक है लेकिन रीजन वाला स्टेटमेंट गलत है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। नाउ नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। असर्शन में देखो क्या दिया हुआ है, फोटो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस्ड बाय मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम इंसिडेंट ऑन ए मेटल सरफेस हैव स्प्रेड इन देयर काइनेटिक एनर्जी। स्प्रेड का मतलब है वेरिएशन। स्प्रेड का मतलब क्या है? वेरिएशन। देखो बड़ी सिंपल सी बात कही है कि यहां पर इसे मान के चलो कि ये मेरे पास एक मटेरियल है जिस पर जो है आप लाइट इंसिडेंट करा रही हो। अब ये लाइट इंसिडेंट करेगी तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन यहां होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन यहां होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन यहां होंगे, एनर्जी मिलेगी। अब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकले, अभी क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन कुछ और वेलोसिटी से भाग रहा है, लेट्स से v1, और इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कुछ और होगी, लेट्स से v2, क्योंकि भाई देखो ये सरफेस के पास में था और ये सरफेस से दूर है, तो इसको बाहर जब तक निकलेगा तो ज्यादा कोलिजन करके आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि सभी इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है वो सेम नहीं होगी, कोलिजन वगैरह में एनर्जी लॉस हो जाती है। तो ये वाला स्टेटमेंट सही लिखा हुआ है, वेरिएशन मतलब चेंज है, स्प्रेड है, और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम इनसाइड द मेटल लॉस्ट इन द कोलिजन। तो यहां पर जो रीजन है वो भी सही दे दिया और रीजन सही से एक्सप्लेन भी कर पा रहा है असर्शन को। तो यहां पर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, रीजन सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है, तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 में ए ऑप्शन। क्लियर है? नाउ आगे बढ़ेंगे और सेक्शन बी पर हम आ जाते हैं। भाई सेक्शन बी आप ये देखें कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा रोल प्ले कर रहा है अपने इस सैंपल पेपर में। सेक्शन बी में हम क्या देखते हैं, यहां पर इस वीडियो में हम दो सेक्शन बी सेक्शन और कवर करेंगे, उसका सी सेक्शन और डी सेक्शन को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, उसमें आपको डेरिवेशंस वगैरह ज्यादा मिलेंगे। देखिए जरा, अब बी सेक्शन में क्या दिया है कि आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को उनके फंक्शन के फॉर्म में आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए जरा, तो एक्चुअल में क्या है कि लैम्डा 1 पूछ रहा है कि आपको यहां पे आइडेंटिफाई करो कौन सी वेव क्या है। तो कौन सी वेव? रडार, मतलब कह रहा है कि लैम्डा 1 जो है वो वेवलेंथ है जो कि रडार सिस्टम में यूज होती है। तो रडार सिस्टम में कौन सी वेव यूज होती है? रडार सिस्टम में यूज होती है माइक्रोवेव। कौन सी वेव? माइक्रोवेव यूज होती है। तो हमने पहचान लिया लैम्डा 1 को। ठीक, कौन सी वेव जर्म्स को किल करने के लिए यूज होती है और प्योरिफिकेशन के लिए? तो हमेशा यूवी रे या यूवी वेव जो है इसके लिए यूज होती हैं। इसके बाद विजिबिलिटी वगैरह को इंप्रूव करने के लिए कौन सी वेव यूज होती है जो कि स्कैटर नहीं होती? यह है आपके पास इंफ्रारेड, यही सिग्नल वगैरह देती है फॉग में, हाँ, इंफ्रारेड वेव। इसके बाद आपको यहां पर बताना है किस ऑर्डर में लिखना है, आइडेंटिफाई करो और इसको जो है नाम लिखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, और ये इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में। किस ऑर्डर में? इंक्रीज। देखो आपको पता है गाड़ी एक्स यू वी इन माई रेंज, गाड़ी एक्स यू वी इन माई रेंज है कि नहीं? 7 नाम हो गए, गामा रे, एक्स रे। ये क्या है? ये इस साइड ऊपर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। ठीक है, तो ऊपर की साइड जाओगे तो वेवलेंथ, तो आप यहां पे लिखें ऊपर की साइड फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है लेकिन वेवलेंथ डिक्रीज होती है। तो आप अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, पहले सबसे छोटा, तो यहां पर देखो सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा है इनमें से, यह है आपके पास माइक्रोवेव, है कि नहीं? तो यहां पर आप ये लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में अगर लिखना है तो लैम्डा 1 माइक्रोवेव सबसे छोटा कौन है? किसकी वेवलेंथ सबसे कम है? तो ठीक है, एक मिनट सॉरी, मैंने शायद उल्टा साइन तो नहीं लगाया, मैं एक बार और चेक करना चाहूंगा। ऊपर जाओगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है और ऊपर जाओगे तो वेवलेंथ घटती है, ये चीज मैंने ठीक लिखी हुई है। ठीक है, तो अगर हम यहां पे देखें तो माइक्रोवेव की जो फ्रीक्वेंसी है ये सबसे कम है, तो माइक्रोवेव की वेवलेंथ सबसे ज्यादा हो जाएगी इन तीनों में से। तो यहां पर हम ये देखें कि इन तीनों में से माइक्रोवेव की जो वेवलेंथ है ये कैसी है? सबसे कम है। तो माइक्रोवेव को क्या नाम दिया गया? लैम्डा 1। ठीक है, सॉरी, हाँ जी, माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी सबसे कम तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा। बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन मैं सोच रहा हूं गलत ना निकल जाए मेरे मुंह से कुछ। ठीक है, लैम्डा 2। अब लैम्डा 2 किसको नाम दिया गया है भाई? लैम्डा 2 यूवी रेज को। तो यूवी रेज आ गए हम कहां पे? यूवी रे के बीच में तो कुछ नहीं, हाँ, इंफ्रारेड की जो वेवलेंथ है ये
माइक्रोवेव से छोटी है, माइक्रोवेव से छोटी। और इंफ्रारेड को क्या नाम दिया गया यहां पे, ये इतनी है। और उसके बाद बची लैम्डा 2, तो यहां पर लैम्डा 2 जो है छोटी है लैम्डा 3 से, और लैम्डा 1 इन तीनों से बड़ी है। तो इस तरह से 2 3 1 ये इसका रेशियो सीक्वेंस हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत सिंपल है, बस आप इसको याद रखिए कि ऊपर गामा रे की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, तो गामा रे ऊपर जाते समय फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, तो ऊपर जाते समय जो लैम्डा मतलब वेवलेंथ है वो डिक्रीज होती है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और आपको मटेरियल को आइडेंटिफाई करना है, इनका नाम लिखना है। व्हाट इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। देखिए जरा, तो अभी क्या होता है कि यहां पर ये जो पहला वाला सब्सटेंस है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को देखो ये रिपेल कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को घूम के जाना पड़ रहा है। तो ये वाला सब्सटेंस है डायामैग्नेटिक। कैसा है, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है, ठीक। और ये वाला सब्सटेंस है पैरामैग्नेटिक। कैसा है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ना तो मैग्नेटिक फील्ड को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है और ना ही बहुत ज्यादा रिपेल करता है। इट गेट्स वीकली मैग्नेटाइज्ड, हाँ ये वीकली सपोर्ट करता है भले ही, ठीक। देखिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बारे में हम लिखना है, तो देखो ससेप्टिबिलिटी जो होती है, अगर हम इसकी बात करें, ससेप्टिबिलिटी होता है I/H। I/H का मतलब ये होता है, या फिर मैं चलो आपसे ऐसा बोलूं कि सिंपल सी भाषा में, चलो ठीक है, ससेप्टिबिलिटी का मतलब है कि I मैग्नेटाइजेशन कितना हुआ, कितनी मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाने पे। तो देखो एक्चुअल में क्या होता है कि अगर हम बात कर रहे हैं ससेप्टिबिलिटी की, तो जो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है, ये खुद के अंदर ना ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनाने लगता है। हाँ, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वीकली रिपेल होते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट ये बनाने लगता है। तो ससेप्टिबिलिटी फॉर डायामैग्नेटिक, ससेप्टिबिलिटी फॉर डायामैग्नेटिक, इसको हम काय एम से रिप्रेजेंट करेंगे। तो डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कैसी होती है, स्मॉल नेगेटिव वैल्यू, कैसी, स्मॉल नेगेटिव वैल्यू होती है। और पैरामैग्नेटिक की ससेप्टिबिलिटी मतलब जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाते हैं, तो उसके अंदर डायपोल मोमेंट तो बनते हैं, मतलब मैग्नेटाइजेशन तो होता है, लेकिन सेम डायरेक्शन में होता है, हालांकि बहुत कम वैल्यू में होता है। तो हम उसको बोलेंगे ससेप्टिबिलिटी फॉर पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक ये पॉजिटिव वैल्यू होती है, और लेकिन ये भी कैसी होती है, स्मॉल वैल्यू होती है। चलिए बहुत सही, आगे बढ़ जाते हैं। अब यहां पर आपको 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं, ये और में है। व्हाट इज द न्यूक्लियर रेडियस ऑफ Fe125 if nuclear radius of aluminum 27 is 3.6 फर्मी। क्वेश्चन नंबर 21 है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। देखो यहां पर ना आपको बहुत ही ज्यादा सिंपल सा काम करना है। क्वेश्चन दिया है कि यदि एल्यूमिनियम जिसका एटॉमिक मास है कितना, 125, सॉरी आयरन का एटॉमिक मास 125 और एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 27 है, तो एल्यूमिनियम की जो रेडियस है वो 3.6 फर्मी है। आपको इस रिलेशन से आपको आयरन की रेडियस निकालनी है, न्यूक्लियर रेडियस। तो न्यूक्लियर रेडियस के लिए बड़ा ही एक सिंपल सा रिलेशन होता है, दैट इज R इज इक्वल टू R0 इंटू A⁻1/3, ये रिलेशन होता है। तो अगर मैं यहां से, ये यहां पर हमारे पास कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि कैंसिल हो जाएगा। मैं यहां से देखूं तो क्या होता है कि R0 तो ठीक है हमने लिख दिया, ठीक है। तो रेडियस अगर मैं यहां पे देखूं किसकी, एल्यूमिनियम की, चलो तो मैं यहां पे लिखूंगा, बस याद रखो R इज इक्वल टू R0 A⁻1/3 होता है, ठीक। तो इस वाले क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूं, इस वाले क्वेश्चन, तो आप यहां पे लिखेंगे फॉर एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में क्योंकि हमें सब कुछ पता है, एल्यूमिनियम स्पेलिंग गलत लिख दी है तो मैं इसको करेक्ट कर देता हूं, फॉर एल्यूमिनियम, फॉर एल्यूमिनियम, ठीक। अब एल्यूमिनियम में ए की वैल्यू कितनी है पता है मुझे, ए की वैल्यू 27 है, तो R इज इक्वल टू R0 इंटू ए की वैल्यू है 27 की पावर 1/3 और रेडियस कितनी है 3.6 फर्मी, ठीक। R0 27 के ऊपर 1/3 का मतलब होता है क्यूब रूट, है कि नहीं, तो ये आंसर आ जाएगा 3। 27 के ऊपर क्यूब रूट लगा होगा तो आंसर कितना आएगा 3। तो अगर आप यहां से इसको कैंसिल करेंगे, चलो कैंसिल करना ही नहीं है, तो ये बन गई मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन बनाते हैं फॉर आयरन, आयरन, ठीक। अब आयरन के लिए क्या होगा कि भाई आपको R निकालना है, तो R इज इक्वल टू R0 और A⁻1/3, तो यहां पे A की पावर कितनी है 1/3, तो 125 की पावर है 1/3।
तो R इज इक्वल टू आर नॉट, R इज इक्वल टू आर नॉट। तो भाई आर नॉट कितना है 120, एक मिनट, आर नॉट तो हमें पता ही नहीं है, कांस्टेंट है। अब 125 की पावर 1/3 है, मतलब 125 का क्यूब रूट, तो आंसर आएगा 5। कितना आएगा 5। अभी यहां पर आप ये देखो कि ये क्या है भाई, ये हो गई सेकंड इक्वेशन, ये क्या हो गई सेकंड इक्वेशन। अब ये 3.6 फर्मी है, 3.6 फर्मी, फर्मी डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2। तो 3.6 फर्मी इज इक्वल टू आर नॉट, 3 आर नॉट है तो हमने इसको लिख दिया 3 आर नॉट अपॉन, ये कितना है भाई, ये हमें आर निकालना है आयरन के लिए, और ये क्या है 5 आर नॉट। बस आर नॉट से आर नॉट कैंसिल, ये यहां से करोगे तो ये जाएगा 1.2, तो आर की जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी 6 फर्मी। बस ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो गया दैट इज, आंसर जो हो गया दैट इज 6 फर्मी। करेक्ट है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नाउ आगे बढ़ जाते हैं और यहां पर जो है आपको मिल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी का ऑप्शनल क्वेश्चन है, मतलब और वाला क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है, इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहा जा रहा है कि वेवलेंथ लिमिट ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज 9134 एंगस्ट्रॉम। कैलकुलेट द शॉर्ट वेवलेंथ लिमिट फॉर बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। देखो एक्चुअल में क्या होता है, देखो याद रखना कि जब लाइमन सीरीज कब मिलती है, देखो आप जानते हैं लाइमन सीरीज कब मिलती है, लाइमन सीरीज हमें जब मिलती है जब कोई एटम डी एक्साइड होकर के इंफिनिटी से 1, जब इंफिनिटी से कहां आता है 1 पे आता है, तो हमें कौन सी सीरीज मिलती है, लाइमन सीरीज मिलती है। कौन सी मिलती है, लाइमन सीरीज। और जब कोई भी इलेक्ट्रॉन डी एक्साइड होकर के इंफिनिटी से कहां आता है n इज इक्वल टू ऑर्बिट में, तो हमें कौन सीरीज मिलती है, हमें मिलती है बामर सीरीज। ठीक, अभी सुनो, या इंफिनिटी बोलना चाहिए या मुझे यहां पे लिखना चाहिए एनी ऑर्बिट। क्या लिखना चाहिए, एनी ऑर्बिट, फ्रॉम एनी ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट से, किसी भी ऑर्बिट से अगर डी एक्साइड होकर के अगर फर्स्ट पे गिरेगा तो लाइमन सीरीज मिलेगी, और कहीं से भी डी एक्साइड होकर के सेकेंड ऑर्बिट में गिरेगा तो बामर सीरीज मिलेगी। अब इसमें भी जो है छोटी सी बात है भाई, देखो एक बात बताओ मुझे, अगर इंफिनिटी से आएगा और फर्स्ट ऑर्बिट में गिरेगा तो भयंकर एनर्जी, देखो इंफिनिटी पे एनर्जी गैप कुछ है, एनर्जी कुछ है, और फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी कुछ है, तो यहां से डी एक्साइड होकर आएगा तो ज्यादा एनर्जी मिलेगी। ज्यादा एनर्जी मतलब ज्यादा फ्रीक्वेंसी, ज्यादा फ्रीक्वेंसी मतलब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। क्या, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए कहां से कहां आना है, इंफिनिटी से 1 पे आना है। ठीक, और बामर में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ चाहिए, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ तो इंफिनिटी से 2 पे आना है। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। अगर कहे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब कम एनर्जी, कम फ्रीक्वेंसी, कम फ्रीक्वेंसी कब, जब नियर बाय ऑर्बिट से गिरे, 3 से 2 में, 2 से 1 में। क्लियर है नाउ। तो अब यहां पर क्या करना है कि हम जानते हैं कि भाई इसके लिए फॉर्मूला बना रखा है, क्या होता है 1/λ इज इक्वल टू 1/λ इज इक्वल टू क्या होता है 1/λ इज इक्वल टू r 1 माइनस n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। यहां पर जो r है ये रिडबर्ग कांस्टेंट है, लेकिन यहां पर ना रिडबर्ग कांस्टेंट ही का चलेगा, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, यहां पर कुछ छोटी मोटी बातें हैं। ये कौन सीरीज है, ये लाइमन सीरीज है, तो यहां पे 1/λ, यहां पर वेवलेंथ दी है क्या, द शॉर्ट वेवलेंथ लिमिट फॉर लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन इज इतनी। तो भाई ये हमें दी हुई है 1/913.4 एंगस्ट्रॉम, ये हमें दी हुई है। ठीक है, इज इक्वल टू r। अब क्या होता है, लाइमन के लिए हम बात कर रहे हैं ना, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लिखा है, यहां पे क्या लिखा है, शॉर्टेस्ट। और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए n1 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, n1 की वैल्यू 1 और n2 की वैल्यू इंफिनिटी। तो भाई 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/इंफिनिटी का स्क्वायर। तो यहां से आप ये देखेंगे तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो जरा, 1/1 क्या होता है 1, 1/इंफिनिटी क्या होता है 0, तो 1 माइनस 0 क्या होता है 1। तो यहां से क्या देखा अपन ने 1/913
913.4 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू आर, तो आर इज इक्वल टू क्या आ गया, आर इज इक्वल टू आ गया, चेक कर लेते हैं जरा, हाँ ठीक है, तो R इज इक्वल टू 1/913 एंगस्ट्रॉम आ चुका है, ये हमें जरूरत पड़ेगी, 1/913 एंगस्ट्रॉम आ चुका है। देखो क्योंकि इसमें दिया था ना, इसलिए हमें यहां से निकालना पड़ा, अगर नहीं देता तो रेडबर्ग कांस्टेंट की हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करते थे। ठीक, तो आपको निकालना है बामर सीरीज के लिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब लैम्डा क्या होगी, और क्योंकि शॉर्ट लिखा है इसमें शॉर्ट, तो इन्फिनिटी से कहां तक जाना है, 2 तक जाना है। तो यहां पर देखिए जरा, मैं लिखूंगा 1/λ फॉर बामर सीरीज, और R, अब हमें R की वैल्यू पता है, तो 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, और यहां पर आप ये देखें 1/λ फॉर बामर सीरीज इज इक्वल टू 1/913.4 एंगस्ट्रॉम और 1/n1 स्क्वायर, 1/n1 स्क्वायर, n1 स्क्वायर क्या है 2 स्क्वायर माइनस 1/infinity स्क्वायर, और यहां पर 1/λ फॉर बामर सीरीज और 1/913.4 एंगस्ट्रॉम हमें देखना है, 913.4 एंगस्ट्रॉम ये लिखा हुआ है, और ये क्या आ रहा है अपॉन में इंटू 1/4। ठीक है, तो यहां से बस मुझे इंटू करना है, और ये एंगस्ट्रॉम में दी हुई है वैल्यू, तो अगर मैं नीचे इंटू कर लूंगा तो 1/4, 4 जा 16, 4 3 जा 12 और एक 13, 4 1 जा 4 और एक 5, और ये हो गया आपके पास 9, तो ये यहां से तो 1/λ फॉर बामर सीरीज, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा लैम्डा फॉर बामर सीरीज इज इक्वल टू 953.6 एंगस्ट्रॉम। अब चेक कर लेते हैं क्या ये यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा तो अपन जो है इसको इतना ही लिख देंगे। ठीक है, ठीक, तो ये यहाँ पे 953.6 एंगस्ट्रॉम, ये हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं दिए हुए थे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट एक बार इसका ले लें, ठीक है, और एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, चलिए सर आगे बढ़ जाएं, अभी हम बढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर, और यहां पर देखो क्या दिया हुआ है, तो यहां पर एकदम जो है आसान ऐसा क्वेश्चन है, क्या है कि एक बाय कॉन्वेक्स लेंस है, एक बाय कॉन्वेक्स लेंस है, मतलब कुछ इस तरीके का है, ये वाला लेंस है। अब ये ना एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना हुआ है, हमें नहीं पता किसका बना है, देखो क्योंकि जो लेंस है ना वो पानी का भी हो सकता है, ठीक, रबर का भी हो सकता है, ग्लास का भी हो सकता है, ठीक, रबर मतलब वही ट्रांसपेरेंट मटेरियल लेटेक्स है ना। तो एक बाय कॉन्वेक्स लेंस है, तो ऑल्दो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है वो तो ग्लास का ही है, तो मैं फिर भी जो है उन्होंने बताया नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये बाय कॉन्वेक्स लेंस है। अभी क्या होता है ना, ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है इस मटेरियल का, अच्छा एक मिनट, ए बाय कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25 इज इमर्स्ड इन वाटर। तो यहाँ पे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं लिया इन्होंने, है ना, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मटेरियल का बना हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे दिखाना है हमें, हाँ जी भाई, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मटेरियल का बना हुआ है ये क्या है 1.25, और क्या है भाई, ये जो लेंस है ये पानी में इमर्स है, डूबा हुआ है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वाटर, या मैं लेंस के लिए L ले लेता हूं यहां पे, तो आप लिख लें लेंस के लिए L, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वाटर कितना है 1.33। देखिए अभी क्या है कि आपको बताना है कि ये जो लेंस है ये कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग, इसका नेचर कैसा होगा, ये लेंस किस तरीके से बिहेव, हालांकि ये लेंस कैसा, ये कन्वर्जिंग लेंस है, लेकिन पानी में ये लेंस डूबा हुआ है, इसका खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25 है, तो ये लेंस कैसे एक्ट करेगा, क्या ये अभी भी कन्वर्जिंग की तरह ही एक्ट करेगा पानी में भी, या डाइवर्जिंग की तरह एक्ट करेगा, तो ये चीज हमें बतानी है। तो देखो बेसिकली इसके लिए हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है कि फोकल लेंथ, अगर फोकल लेंथ नेगेटिव आती है तो डाइवर्जिंग होता है, मतलब कॉनकेव, और अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव आती है तो फिर आपका कन्वर्जिंग लेंस होगा। तो बेसिकली फोकल लेंथ यहां पे कैलकुलेट करनी है, तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 और 1/r1 माइनस 1/r2। अब बेसिकली क्योंकि बाय कॉन्वेक्स लेंस है, यहां पर क्या है कि इसकी रेडियस किस साइड है, राइट साइड है, तो इसकी रेडियस पॉजिटिव r, और इसकी रेडियस लेफ्ट साइड है तो इसकी रेडियस माइनस r। अभी क्या होता है कि 1/f इज इक्वल टू, यहां पे क्योंकि सेम रेडियस है तो r लिखेंगे, म्यू, म्यू क्या है भाई,
देखो एक्चुअल में एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता, अकेले एक मीडियम का दिया होता तो हम डायरेक्ट म्यू की वैल्यू पुट कर देते। अब हम देख रहे हैं कि क्योंकि ये ना इमर्स है, पानी में ये डूबा हुआ है, ये पानी में इस तरीके से डूबा हुआ है, ये पानी में इस तरीके डूबा हुआ है। तो अभी क्या हो रहा है ना कि लाइट रे कहां से, वाटर से इस लेंस के पास जाएगी। तो लाइट रे विल ट्रेवल फ्रॉम, यहां पे लिख देता हूं, लाइट रे विल ट्रेवल फ्रॉम वाटर टू लेंस, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे यहां पे, वाटर से लेंस में जाएगी ना, तो ऊपर आ जाएगा यहां पे, जिसमें बाद में जाती है वो ऊपर, तो म्यू एल अपॉन म्यू डब्ल्यू। जैसे अगर लाइट रे फर्स्ट वाले मीडियम में सेकंड वाले में जाती है तो अपन इसे म्यू टू अपॉन म्यू वन लिखते हैं। क्लियर है, इस तरीके से होता है। चलिए तो यहां पर क्या बन जाएगा, यहां पर बन जाएगा म्यू ऑफ क्या है भाई, सेकंड वाला मीडियम कौन सा माना, म्यू ऑफ लेंस, जिस भी मटेरियल का बना हुआ है ये, अपॉन म्यू ऑफ वाटर। तो मैं यहां पे म्यू एल अपॉन म्यू एल अपॉन म्यू डब्ल्यू -1 कर दे रहा हूं, और अपॉन में क्या है 1 अपॉन आर, और ये प्लस हो जाएगा क्योंकि R2 की वैल्यू क्या है, तो R1 की वैल्यू यहां पे मैं लिख देता हूं प्लस आर, और R2 की वैल्यू मैं यहां पे लिख देता हूं -r। तो यहां पे ये हो जाएगी 1 अपॉन आर। तो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू म्यू एल की वैल्यू क्या है, लिक्विड 1.25, और म्यू डब्ल्यू की वैल्यू क्या है 1.33 -1, और ये हो जाएगी अपने पास 2/r। एंड देन यहां पे आर वगैरह की वैल्यू तो दी नहीं है, आर वगैरह की वैल्यू दी है क्या, मतलब वो खुद नहीं चाहते कि आप सॉल्व करो। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1 अपॉन एफ, देखो जरा ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, और जिससे हम ये बोल सकते हैं कि फोकल लेंथ नेगेटिव आई। और फोकल लेंथ नेगेटिव आई तो इसका मतलब ये कैसा लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस है, मतलब ये कॉन्वेक्स होकर भी कॉनकेव की तरह एक्ट करेगा इन वाटर। क्लियर है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बस ये वैल्यू आपके लिए डिसाइडिंग फैक्टर है, क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव हो रही है ना, एलसीएम लोगे 1.25 माइनस 1.1 अपॉन 1.25 माइनस 1.33 अपॉन 1.33 आ जाएगा, समझ गए। तो ये वैल्यू कैसी नेगेटिव हो रही है, इसके कारण से पूरा टर्म नेगेटिव हो जाएगा, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो तरीके से, ठीक है। ये लो, आगे बढ़ जाएं। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 हमें देखो क्या दिया हुआ है। द फिगर शोज ए पीस ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर एस इन सीरीज विद ए वेरिएबल रेजिस्टेंस। मतलब हमें ये फिगर दिखाया गया है, इसमें ये क्या है, ये एक सेमीकंडक्टर है, ठीक। और यहां पर क्या दिया जा रहा है कि सेमीकंडक्टर है जिस, और एक ये रेजिस्टर दी गई है आर, ठीक, जो कि वेरिएबल रेजिस्टेंस है, मतलब आप इसकी वैल्यू कम ज्यादा कर सकते हैं। अभी देखो क्या दिया जा रहा है, शुड द वैल्यू ऑफ आर बी इंक्रीज और डिक्रीज टू कीप द रीडिंग ऑफ एमीटर कांस्टेंट व्हेन सेमीकंडक्टर एस इज हीटेड। मतलब जब आप सेमीकंडक्टर एस को हीट करेंगे, बहुत सिंपल है ना, जब आप सेमीकंडक्टर को हीट करेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू को आपको क्या करना चाहिए, कम के ज्यादा। तो देखो बेसिक सी बात है, करंट को कांस्टेंट रखने के लिए तो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आप सेमीकंडक्टर को हीट करोगे तो भाई इसके अंदर और ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे, दैट मींस इसमें करंट इंक्रीज हो जाएगा, आई इंक्रीज हो जाएगा, और करंट को इंक्रीज हो जाएगा तो उसमें कहा जा रहा है कि भाई अमीटर की रीडिंग कांस्टेंट रखने के लिए, मतलब करंट को कांस्टेंट रखने के लिए क्या करना चाहिए, तो करंट इंक्रीज हो जाएगा। तो अपन चाहते हैं करंट इंक्रीज ना हो, तो अपन जो है इसकी रेजिस्टेंस को हल्का सा बढ़ा देंगे, ताकि जो अमीटर की जो रीडिंग है वो कैसी रहे, ये कैसी रहे, कांस्टेंट ही रहे। तो आप यहां पे करेंगे ऑन हीटिंग free electrons in semiconductor increases, free electrons in semiconductor increases, so current also increases, hence to keep it constant resistance should be increase। हम चाहते हैं करंट बढ़े ना, है कि नहीं, तभी तो कांस्टेंट रह पाएगा, तो रेजिस्टेंस भी हमने इंक्रीज कर दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23, ठीक, और ये 23 का और वाला क्वेश्चन, इसके बाद एक आध और रह गया क्या, हाँ जी भाई बिल्कुल रह गया है।
एकदम सिंपल क्वेश्चन। देखो यहां पर क्या दिया जा रहा है कि सेमीकंडक्टर, जब आप लोग सेमीकंडक्टर पढ़ लेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है कि आप ये मान के चलें कि द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल बैरियर, मतलब पोटेंशियल बैरियर V और यहां पर जो है डिप्लीशन रीजन के बीच में जो है, आप एक मिनट वेट, द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल बैरियर V वर्सेस डिप्लीशन रीजन फॉर एन अनबायस्ड डायोड इज शोन इन फिगर ए। मतलब ये जो फिगर ए आप देख रहे हैं, इस फिगर में आप ये देखें अनबायस्ड है, मतलब किसी भी तरह का कोई कनेक्शन नहीं है। तो इस तरह से जो पोटेंशियल बैरियर है इसको दिखाया जा रहा है। लेकिन अब आपको इस फिगर बी में और सी में पहचानना है कि ये किस तरह का कनेक्शन है। देखिए जब भी ये जो पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज हो जाए, हाँ करंट का बैरियर, पोटेंशियल का बैरियर अगर इंक्रीज हो जाए तो ये कैसी बाइसिंग है, ये रिवर्स बाइसिंग है। कैसी बाइसिंग है? रिवर्स बाइसिंग। देखो जरा यहां पे ये नॉर्मल ऐसे है, ठीक, तो अब यहां पे पोटेंशियल बढ़ गया, पोटेंशियल बैरियर बढ़ गया, पोटेंशियल बैरियर बढ़ गया, तो ये कैसी बाइसिंग है? ये रिवर्स बाइसिंग है। और ये फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट बढ़ जाता है, फॉरवर्ड करंट, तो ये कैसी, मतलब पोटेंशियल बैरियर कम हो गया, बैरियर कम हो गया तभी तो करंट बढ़ पाया, तो ये कैसी बाइसिंग है? ये फॉरवर्ड बाइसिंग है। ठीक, तो यहां पर आपको पहचानना था और बस जस्टिफाई द आंसर में क्या लिखोगे? इन रिवर्स बाइस डिप्लीशन रीजन द विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन इंक्रीजेस। तो आप यहां पे लिखेंगे, क्योंकि उसमें लिखा है ना जस्टिफाई और आंसर, तो पूरा लिखना पड़ेगा। तो इन रिवर्स बाइस width of depletion region increases and in forward wise width of डिप्लीशन रीजन डिक्रीजेस। बस इतनी सी बात आपको लिखनी है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या मिल रहा है, यहां पर ये क्वेश्चन हमें वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन दिया जा रहा है और इस क्वेश्चन में क्या लिखा है? एक नैरो स्लिट है illuminated by a parallel beam of monochromatic light of wavelength lambda इक्वल टू 6000 एंगस्ट्रॉम। मतलब एक आप ये मान सकते हैं कि यहां पर हमारे पास एक स्लिट होगी और यहां से पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही होगी, जिसके कारण से यहां पर हमें एक सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज देखने को मिलेगी। डिफ्रैक्शन पैटर्न वाला ये क्वेश्चन है, ठीक। और इसमें क्या है कि जो वेवलेंथ जो आ रही है, दैट वेवलेंथ इज इक्वल टू 6000 एंगस्ट्रॉम, ठीक। आगे क्या दिया जा रहा है? व्हेन स्लिट इज नेक्स्ट इल्यूमिनेटेड बाय द लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा डैश, ठीक। यहां पर एक और चीज समझनी है, द एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम इन द रिजल्टेंट डिफ्रैक्शन पैटर्न इज मेजर्ड। देखो क्या कहा जा रहा है कि जब 6000 एंगस्ट्रॉम वाली लाइट आ रही थी तो सेंट्रल विड्थ को मेजर करा गया, सेंट्रल विड्थ को मेजर करा गया। सेंट्रल विड्थ जो होती है, ये जो डिस्टेंस है, ये जो मैं यहां पर बोल सकता हूं कि भाई ये जो विड्थ है इसको हम बोलते हैं एंगुलर विड्थ, है ना। सेंट्रल जो मैक्सिमा इसकी एंगुलर विड्थ की बात करी जा रही है ना। तो इसकी जो एंगुलर विड्थ होती है ये होती है ऊपर वाला एंगल पाई, नीचे वाला एंगल पाई, तो 2 पाई इज इक्वल टू 2 लैम्डा बाय डी। कितना होता है? 2 लैम्डा बाय स्मॉल डी। ये किसकी वैल्यू है? एंगुलर विड्थ की वैल्यू है, 2 लैम्डा बाय डी, ये वैल्यू होती है इसकी, ठीक। नाउ अभी आपसे क्या कहा जा रहा है कि जब 6000 एंगस्ट्रॉम आ रही थी तब हमने सेंट्रल विड्थ को या कहें कि इसकी एंगुलर विड्थ को मेजर करा। अब कहा जा रहा है कि यदि नई या फिर कहूंगा दूसरी लाइट जिसकी वेवलेंथ लैम्डा डैश है, इस लाइट को यहां पर इंसिडेंट कराया जाता है और फिर एंगुलर विड्थ को मेजर करा जाता है, तो इस बार जो एंगुलर विड्थ है ये 30% डिक्रीज हो जाती है। सॉरी, जो डिक्रीजेस बाय 30%, मतलब कितनी बचती है? 70% बचती है पुरानी वाली एंगुलर विड्थ की। समझ गए? तो जो भी एंगुलर विड्थ पहले थी, जो भी एंगुलर विड्थ पहले थी, बात समझने की कोशिश करो, जो भी एंगुलर विड्थ पहले थी उससे 70% ही बचती है अब न्यू एंगुलर विड्थ। क्या? न्यू एंगुलर विड्थ। तो जब हम बात करते हैं न्यू एंगुलर विड्थ की, तो यहां पर हम क्या लेंगे? न्यू एंगुलर विड्थ कब मिली? जब हमने जो 2 पाई का फॉर्मूला था 2 लैम्डा डैश बाय डी,
है कि नहीं। जब हमने नई लैम्डा डैश वाली वेवलेंथ को प्रोवाइड कराया, इंसिडेंट कराया, तब जाकर के हमें 70% ऑफ 2 लैम्डा बाय डी देखने को मिला। तो डी से डी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, लैम्डा डैश की वैल्यू जो हो जाएगी दैट विल बी 70 ऑफ लैम्डा, और लैम्डा जो है दैट इज आपके 6000 एंगस्ट्रॉम, तो लैम्डा डैश विल बी 42, ठीक है, और यहाँ पे 42,000 ये एंगस्ट्रॉम में था ना, और 70% जा रहा है, 70% का मतलब 70/100, 70/100, तो यहां से 70/1000 ये 100, ठीक है। तो आपकी जो लैम्डा डैश की जो वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी लैम्डा डैश इज इक्वल टू 4200 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि एंगस्ट्रॉम में सारी वैल्यू दी हुई थी। क्लियर है, तो बहुत सिंपल है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, 2 लार्ज थिन मेटल प्लेट्स। भाई अगर दो हमारे पास लार्ज मेटल प्लेट्स हैं, लार्ज मेटल प्लेट हैं जो कि पैरेलल हैं, क्लोज हैं एक दूसरे के, तो ऑन देयर इनर फेसेस प्लेट्स हैव सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ ऑपोजिट साइंस, मैग्नीट्यूड इतना है भाई। तो आपको ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है इन प्लेट्स के बाहर और इन प्लेट्स के बीच में। देखो क्वेश्चन को जैसा है, मतलब फर्स्ट चैप्टर का सबसे सिंपल वाला क्वेश्चन है। कैपेसिटर की प्लेट इस तरह से आप ये मान सकते हो, दोनों के पास कैसा चार्ज है, ऑपोजिट चार्ज है, हाँ इनर फेस पे चार्ज है। कहां चार्ज है, देखो इसमें लिखा हुआ है ऑन द इनर फेसेस, इनर फेस पे चार्ज है भाई, अट्रैक्शन हो जाएगा। नाउ अभी देखिए, तो यहां पर याद रखो जब भी ऑपोजिटली चार्ज प्लेट होती है तो आउटर रीजन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, तो इसका आंसर तो क्या हो गया, E इज इक्वल टू 0, ठीक। और इनर रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दैट इज E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E इज इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा कितना दिया है, ये दिया है, देखो दिया है ना सरफेस चार्ज डेंसिटी, have plates of surface charge density, ठीक है ना। तो सिग्मा कितना है 17.7 इंटू 10⁻22 कूलाम पर मीटर स्क्वायर। तो यहां पर जो है अपॉन में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻12 न्यूटन -1 मीटर -2 कूलाम स्क्वायर, और यहां से E इज इक्वल टू जो बच जाएगा दैट विल बी, ये सब कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा है, 8.85 का डबल होता है इतना, तो 2 इंटू 10⁻, ये भी कैंसिल हो जाएगा 10⁻10, और ये मीटर सॉरी न्यूटन पर कूलाम यहाँ पे आ जाएगा, न्यूटन पर कूलाम। तो ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वाला डेरिवेशन, ठीक। अभी हम आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। तो अगर आप सच में अपने बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, आप 100 मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, तो आपको सैंपल पेपर जरूर लगाने चाहिए। और इसके लिए मतलब आप अगर चाहते हो ना कि युद्ध में जाओ, तो युद्ध की पहले तैयारी करनी पड़ती है हमें, है कि नहीं। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आप सीबीएसई एग्जाम में बहुत शानदार परफॉर्म करें, तो एडुकार्ड का जो सैंपल पेपर है आप इसको जरूर एक बार परचेज करें, ट्राई करें। इसके अंदर आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, जो 10 सैंपल पेपर हैं ये आपको ऐसे लेवल है इनका कि आप अगर इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो सीबीएसई एग्जाम में आप बिल्कुल झंडे गाड़ने वाले हो। ये 10 सैंपल पेपर के साथ साथ आपको माइंड मैप, इसके अलावा आपको बहुत शानदार तरीके से ब्रीफ में कॉन्सेप्ट को बताया गया है, और इसके क्वेश्चन में आपको बता दूं बिल्कुल पूरी श्योरिटी के साथ कि आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बस इतनी सी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दे दी है, आप इसको परचेज करें। बस इतना ही है, लिंक से परचेज कर लोगे तो Amazon फ्लिपकार्ट पे जो भी डिस्काउंट मिल रहा होगा, चल रहा होगा, वो आपको मिल जाएगा, है कि नहीं। तो आप इसको परचेज करें, और सेक्शन सी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में, और नेक्स्ट पार्ट में आपको मिलेगा बढ़िया सा इसका सॉल्यूशन, जो कि डेरिवेशन और बड़े न्यूमेरिकल जो कुछ भी है। तो बस आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ लिख करके ये वीडियो आपके लिए कैसी रही, इसमें क्या आपकी हेल्प हो पाई या नहीं हो पाई। तो उस वीडियो के लिए बस उतना ही, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।